दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग देख लेते हैं 100% करेक्ट जो आंसर की है यूपी पीसीएस के लिए जो 2024 में जो 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसका पेपर 1 का जो जीएस पूछता है उसका हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा आंसर सही है। 100% करेक्ट आंसर है इसमें। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जिन्होंने इसको पेपर दिया होगा उनके लिए तो ये जाना बचाना होगा, मगर जो नहीं दिया है उनके लिए सब कुछ नया ही होगा। इसमें जो हमने बिहार पीसीएस के लिए जो मैराथन करवाया था सब्जेक्ट का, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। साइंस टेक्नोलॉजी से पूछा है और हिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट हमने कराए उनमें से पूछा है। जो इकोनॉमिक्स का हमने नहीं कराया है उसमें से भी आया था। अब इकोनॉमिक्स वाला और जो भी है 2025 के लिए हम उसको पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो सब कुछ वहीं से आया है। जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा ज़्यादा पूछ दिया था इसमें, तो दिक्कत हुई होगी लोग बच्चों को। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो पहले आया उसके बाद जो आया उसके बाद जो आया उसके बाद जो आया, इस तरह से सेट करना रहता है। उसको आरोही कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है। तो पहला है रघुनाथ राव या राघोबा है। तो दूसरा है बालाजी बाजीराव, तीसरा है नारायण राव, चौथा है बालाजी विश्वनाथ। तो आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बालाजी विश्वनाथ जो थे सबसे पहले पेशवा थे। ठीक है। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा। जब आपको इतना पता होगा कि बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा थे तो आपको तुरंत पहला आंसर इसका मिल जाएगा कि 4 2 3 1 इसका सही आंसर होगा। बाकी आपको नहीं पता तब भी आपका काम हो जाएगा इसमें। तो जो थोड़ा टफ होता है, जो जहाँ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उस तरह क्वेश्चन में अमूमन जो होता है एक आप मैच करवा लेंगे तो आपको लगभग सही हो जाता है। वो एक आपने मैच करा लिया चौथा वाला तो देखिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अगर वो भी नहीं तो सेकेंड पे पता होना चाहिए आपको कि सेकेंड पे बालाजी बाजीराव या बाजीराव मस्तानी वाला जो बालाजी था, जो मूवी आई थी वो वाला जो बालाजी बाजीराव हैं जिन्होंने तमाम लड़ाइयाँ जीती और बहुत ही विस्तार किया था इन्होंने उसका मराठा साम्राज्य का। तो 4 के बाद दूसरा हो गया, फिर नारायण राव बने थे, फिर रघुनाथ राव बने थे। तो ये हो गया पहला, इसका सही है। दूसरा है प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कह रहा कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। तो हाँ, मिलते हैं प्राचीन भारत से। जहाँ हम पता चलता है कि रोम में व्यापार होता था। कहीं पता चलता है कि हम जो दक्षिण पूर्वी एशिया है जिसमें मलाया वगैरह आता है, फिलीपींस है, मलाया है, जापान है, फिर उसके बाद में नीचे इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, तो उस एरिया को में व्यापार होता था। तो वो पता चला कि कोलकाता वाला जो गंगा नदी वाला जो बेसिन है, कोलकाता वाला जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, तो वहाँ के बंदरगाहों से निर्यात होता था। आंध्र प्रदेश के कुछ बंदरगाहों से होता था, उड़ीसा का होता था, तमिलनाडु का होता था। उसके अलावा पश्चिमी जब आते हैं पश्चिमी इंडिया में तो गुजरात में भरूच से होता था। गुजरात के तमाम बंदरगाह वहाँ से होता था, केरल के बंदरगाह से होता था। तो यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के बारे में दिया था। तो नदियों के बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो भरूच में जो है जो भोगवा नदी थी, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि भोगवा नदी के तट पे जो लोथल हमारा जो बंदरगाह था वहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय व्यापार होता था हमारा पश्चिमी देशों में। तो वहाँ से मिले हैं। कुछ गोदाम भी जगह जगह मिले हैं मगर बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिले हैं। मगर कहीं कहीं जो मिले हैं गोदाम मिले हैं, पता चलता है कि यहाँ मनका का सेंटर था, यहाँ पे मनका का फैक्ट्री थी, यहाँ बनती थी, फिर यहीं से निर्यात हो जाता था। तो वहाँ पे कुछ सामान मिले हैं और बहुत बड़ी मात्रा में नहीं मिले। फिर भी आयोग ने माना है कि दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, पहला और दूसरा सत्य हैं इसके। ठीक है। तो नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान तो मिले हैं, सामान मिले हैं और यातायात के तो बहुत बड़े नहीं मिले मगर फिर भी मिले, तो दोनों ही कथन सत्य है। इसमें ये समझिए दोनों कथन सत्य है। अगर इसको याद रखिए, कभी भी आगे पूछेगा तो ये जो है समझ लीजिए एक तरह का अभिलेख हो गया। जैसे अभिलेख न्यायालय होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे देता है तो उसके नीचे वाले कोर्ट को मानना पड़ता है, उसी हिसाब से वो समझ लीजिए कि दोनों ही सही हैं और वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ठीक है। चलते हैं अगला में।
तीसरा पूछा है सेन वंश के बारे में पूछा है। सेन वंश के जो राजा थे, जितने भी सेन वंश के राजा हुए उनके बारे में पूछा है कि आरोही क्रम में, मतलब कि संस्थापक से लेके और आगे बढ़ते हुए समय में कौन कौन शासक बना है, तो उसके बारे में पूछा है। तो पहला दिया बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सोन। तो सेन वंश के बारे में जब पढ़ते हो तो उसका संस्थापक जब पढ़ेंगे तो हेमंत सेन आएगा इसमें। जैसे ही आप हेमंत सेन को देखेंगे तो तीसरा डी वाला आंसर से सही हो जाएगा, क्योंकि तीन जो है वह सिर्फ एक ही में है। जब आप बंगाल का जब इतिहास पढ़ेंगे आप, तो जब सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं तो बुकों में बस ये इतना दिया रहता है कि सेन वंश का सबसे महान शासक लक्ष्मण सेन था। तो फिर लक्ष्मण सेन के बारे में ही पढ़ के लोग छोड़ देते हैं। तो मगर उसकी क्रोनोलॉजी हर वंश के राजाओं की क्रोनोलॉजी पूछता है आयोग, तो उसी क्रम में आज इसने सेन वंश का पूछा है। तो हेमंत सेन अगर पता होता कि संस्थापक है तो आप इसको मार देते। इसका आंसर आप टिक कर सकते थे आराम से, तीसरा हो गया इसका। फिर चौथे पे विजय सेन आए थे, चौथा नंबर के विजय सेन है, तो दूसरे पे ये आए थे। तो ये ऐसा नहीं कि पहला जो है दूसरा है, पहला जो किंग बना दूसरा किंग बना तीसरा किंग बना, इस तरह से नहीं दिया है। पहला बने फिर दूसरा बने फिर तीसरा बने फिर चौथा बने। तो इसमें ये किया है कि हेमंत सेन पहले थे, फिर दूसरे पे कोई और रहा होगा, फिर तीसरे पे विजय सेन आ गए। तो उस तरह से क्रोनोलॉजी दिया हुआ है, तो बीच बीच में गैप कर देता है ये। और जब थोड़ा जो अच्छे शासक होते हैं, जो कुछ अपने साम्राज्य के लिए किए रहते हैं, अपने वंश के लिए कुछ किए रहते हैं, उनका क्रोनोलॉजी देता है ये। तो ठीक है, ये डी वाला इसका आंसर ऐसा सही है कि तीसरे नंबर हेमंत सेन थे, फिर चौथे विजय सेन थे, पहले पे बल्लाल सेन थे, लास्ट में इसमें लक्ष्मण सेन आते हैं। लक्ष्मण सेन के बाद में जो आए थे, जो जितने 2-3 और राजा आए जो कि बहुत ही ज़्यादा पतन की ओर ले गए अपने वंश को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। लक्ष्मण सेन तक अच्छे शासक थे इसमें। ठीक है, तो इसका डी आंसर से याद रखिएगा। अगला है ये अकबर के बारे में तो पूछता ही है। तो पूछा था बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। तो ये बात सत्य है, खाने की उपाधि बैरम खां को अकबर ने दी थी। दूसरा है कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, नियुक्ति के बाद दी गई थी। जो भी उपाधि है इसको बैरम खां को दी गई थी। तो जब इसके वजीर के रूप में, जो अब जैसे हमारे यहाँ चीफ सचिव होता है देश का, उसी तरीके से मानिए इनको कि चीफ सचिव हुई थे अकबर के समय। तो जब उनकी वजीर के रूप में जो नियुक्ति हो गई थी, तब उसके बाद में बैरम खां की उपाधि और जो भी उपाधि इनको दी गई उसके इनके नियुक्ति के बाद दी गई थी। तो लिखा है नियुक्ति के समय नहीं दी गई, ये गलत है। ठीक है, तो नियुक्ति के समय और नियुक्ति के बाद ही दी गई थी। तो इसका केवल एक ही ठीक है, कथन सत्य पूछा है तो केवल पहला ही सही है कि हाँ उन्होंने खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, दूसरा है पूछा है कि 2011 की गणना के अनुसार उनकी संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद बिहार है तो 1 हो जाएगा। 3 1 देखिए किस में है, तो 3 तो 2 में है, 1 बस 3 के बाद 1 किस में है, तो 4 डी वाले में है। तो डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर सही है। तो पहले उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर से पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो डी आंसर सही है। तो सबने सही किया होगा क्योंकि हर बुक में ये सब दिया रहता है। अगला है रिपोर्ट के बारे में। हमने एक वीडियो बनाया था, रिपोर्ट में इन सारी रिपोर्टों का जिक्र हमने किया था, कौन क्या जारी करता है। अगर आपने उसको पढ़ा होता तो आपका ये पूरा सही हो जाता। तो इसमें लिखा है मानव विकास रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट सभी जाते हैं कि अब अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आपने शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ा है तो आप पढ़े होंगे UNDP जारी करता है इसको, UNDP। तो यहाँ देख लेते हैं आप इंग्लिश वाले में, तो UNDP किस में है? अब UNEP है ये पहले दूसरा वाला, UNDP जो है तीसरा वाला है। तो पहले का 3 हो गया, तो पहले का 3 देखिए 2 में है पहले का 3। ठीक है, फिर हम इसको बताए थे आपको कि जो ये पर क्या कहते हैं कि ये विश्व निवेश रिपोर्ट हम बताते हैं अनकार्ड जारी करता है, इसका नाम चेंज हो गया इस बार से। तो इसको भी हमने करंट अफेयर्स में बताया था कि इसका नाम चेंज हो गया है। व्यापार और विकास पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसका नाम हो गया है, पहले इसका नाम दूसरा था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताया था, वही विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। ठीक, तो हमने जब पढ़ा था करंट अफेयर्स से बताया था कि आपको कि भारत जो है इतने नंबर का लोगों निवेश के लिए पसंदीदा, शायद 7वां बताया था, 7वें नंबर का पसंदीदा देश हो गया कि लोग यहाँ आकर निवेश करें। ठीक है, तो सी का चौथा हो जाएगा। जब आप सी का चौथा देखेंगे, सी का चौथा इसमें है और इसमें है, मगर ए का तीसरा था। तो ए का तीसरा देखिए, बस ए पहले वाले में ही सही है, तो पहला इसका ठीक हो गया। ठीक है, बाकी 20 तो आर्थिक दृष्टिकोण जो होता है
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, और उत्सर्जन अंतराल गैप या एमिशन गैप रिपोर्ट जो जारी करता है वो यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जारी करता है। 2 हो गया इसका, तो इसका पहले वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर भी पूछेगा आगे भी, अब आर का एग्जाम होगा उसमें भी पूछेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, रिपीट भी कर देता है 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें पूछा निम्न की घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हीं सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी तक गतिविधियाँ क्या क्या हुई थी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये पुरानी योजनाओं के जो इकोनॉमिक्स वाला अगर हम वीडियो कराए होते आपको जो PYQ है, तो इसमें से आप सारा क्वेश्चन इनसे फंस जाता है ये। तो इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दिया हुआ है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो चारों योजनाएं जो हैं ये 90 के मतलब कि 20वीं सदी की ये योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं जो हैं 21वीं सदी की हैं, बाकी ये पुरानी योजनाएं हैं, तो उसका पूछा है ये। ठीक है, जैसे कि कुछ उसमें 2005 की हैं, कुछ 1999 की हैं, इस तरह की योजनाएं हैं इसमें, तो मिक्स है इसमें, 19वीं या 20वीं सदी की दोनों की हैं। तो पुरानी भी है नई भी मिक्स करके दे रहा है आजकल। तो पुरानी योजनाओं को भी जो मुख्य रही हैं जिससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है हमारे देश में, तो उस तरह की योजनाओं को पूछता है UPPCS। तो इसमें है, देख लेते हैं सबसे पहले कौन था। तो इसमें जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2000 में या 2001 में हुई थी, 2000 से 2001 के आसपास हुई थी। ठीक है, और ग्रामीण रोजगार सृजन योजना जो हुआ था 1995 में शुरू हुआ था ये, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो थी 1993 में हुई थी, और अम्बेडकर जो आवास योजना 2001 में हुई थी, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो सबसे बाद में 4 हुआ था, ये देखिए 2001 में हुआ था। ठीक है, उसके पहले, इसके पहले जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो 4 के पहले 1 किसमें है, तो 4 के पहले 1 सिर्फ D वाले में है। ठीक है, ये सही हो गया। अगर ये भी पता होता आपको कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है सबसे पहले आई थी, उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन योजना आई थी, तो आप इसको लगा सकते थे। तो इसका D आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह की योजनाओं में, पुरानी योजनाओं को भी जो प्रमुख योजनाएं रही हैं जिससे काफ़ी परिवर्तन हुआ हमारे देश में, उस योजनाओं को पूछता है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अर्थशास्त्री दिया हुआ है और पुस्तक दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर आपने इसको, ये PYQ वाला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, तो इसको बार बार घुमा फिरा के पूछता है इसको, क्या ये तो अकेले सिंगल पूछ लेगा या दो बुकों का नाम पूछेगा, तो चारों इसी से मैच करा लेता है। तो एड्रियन स्मिथ के बारे में थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा, तो इसके बारे में पूछा कि ये द वेल्थ ऑफ नेशन लिखे थे इन्होंने। ठीक है, तो D का चौथा हो गया। ठीक, और ऊपर से आप देखिए D का चौथा सब में दिया हुआ है। इसमें आप केवल पहले वाला जानना था कि जो मिर्डल है वो किसका क्या लिखे हैं, तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स इन्होंने लिखा था। तो अगर आपको पहला बता होता तो A का पहला हो जाता, तो पहला इसका सही हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि बार बार पूछता है, इन चारों के बारे में बार बार पूछता है। ठीक है, इसके बारे में तो लगभग समझ लीजिए कि एक एग्जाम छोड़ के एक पूछा है, तो लगातार कुछ वर्ष में पूछा। जब PYQ इसका सॉल्व करेंगे तो जो मिर्डल का इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स है, इसके बारे में पूछा है कई बार ये। ठीक है, तो पहला तो आपको याद ही होना चाहिए। एडम स्मिथ तो भाई लगभग लोग पढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है। बाकी जो हिर्समैन है और काल्डर है, तो हिर्समैन के बारे में भी पूछा है एक आध बार, बाकी काल्डर के बारे में भी पूछा है। तो मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यही दोनों के बारे में पूछता है। तो अगर ये दोनों आपको पता होता कि A का पहला है D का चौथा है, तो आप पहला इसको ऑप्शन टिक कर सकते थे। तो इसको देख लीजिए दोबारा, ये अगले साल अभी 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होगा। 6 माह में फिर UPPCS का 2025 का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए आप इसको देखिए, और उसमें भी पूछेगा जरूर एक बुक। ठीक, इसको याद कर लीजिए, तो A वाला आंसर इसका सही होगा। ठीक है, A आंसर सही है इसका। चलिए अगले पे चलते हैं। 9वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। पूछा है कि जो पारिस्थितिकी निकेत होता है, आपने नीचे आपको पढ़ा है, हमने किसी टेस्ट सीरीज में बताया था नीचे के बारे में कि नीच क्या होता है। ठीक है, नीच वो क्षेत्र होता है जहाँ पे किसी एक जीव के डेवलप होने की हर सुविधाएं वहाँ मौजूद हों, विकसित होने के लिए, उसका रहन सहन के लिए, प्रजनन के लिए हर सुविधाएं उसके वहाँ पे अवेलेबल हों, तो उस जीव का वो नीच कहलाता है, वो क्षेत्र नीच कहलाता है। और हर जीव का जो नीच होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपका दायरा, आपके जीवन में आप कहाँ कहाँ जाते, कुछ आपके फेवरेट जगह होगी जहाँ आप जाते होंगे, तो हो सकता है दूसरे का फेवरेट ना हो, मगर फिर भी वो वहाँ जाता हो, मगर आपके विकास में, आपके के मन की शांति के लिए वो स्थान काफ़ी ज़रूरी है।
उस तरीके से ही हर जीव का अलग अलग होता है, नीच जो होता है वो अलग अलग होता है, निकेत जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि पहला है कि प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक परिस्थितिकी या निकेत को घेरती हैं। तो ये बात सही है, जो जितने जैसे शेर होता है, शेर पूरे जंगल में कहीं भी घूम सकता है। वहीं हिरन होता है तो हिरन उस क्षेत्र में नहीं घूमेगा जहाँ पे उसके शिकार होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जहाँ शेर और इस और जो उसको खाने वाले जीव हैं वो ज़्यादा जिस एरिया में रहेंगे उधर वो नहीं जाएगा, तो उसका प्रबल वो नहीं है, थोड़ा सा सीमित क्षेत्र में ही रहेगा जो हिरन है। बाकी शेर है वो हर जगह घूमेगा, हाथी है वो हर जगह घूमेगा। तो इसीलिए पहला ठीक है कि प्रबल जो होती हैं प्रजातियाँ वो विस्तृत और व्यापक परिस्थितिकीय निकेत को घेरती हैं, बात ठीक है। बी वाला है कि प्राकृतिक परितंत्र के परिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या अधिकतम हो जाती है। तो ये बात ठीक है, वो निकेत ही नहीं, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वैसे भी कोई भी प्रजाति अधिक हो जाती है। जैसे कि हमारे जो गंगा प्लेन है जिसमें हम लोग निवास करते हैं अभी वर्तमान में हम लोग जहाँ हैं, जैसे यूपी, बिहार और दिल्ली, जो पूरा रीजन यूपी वाला, ये पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र में आता है। तो मैदानी क्षेत्र में संसाधन अधिक होने की वजह से, पानी की उपलब्धता, बाकी उपजाऊ ज़मीन की उपलब्धता होने की वजह से देखिए यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रजाति तो ऐसा ही हर जगह होता है, कहीं किसी जंगल में ही या किसी एरिया में ही जहाँ पे संसाधन पर्याप्त है वहाँ प्रजाति विविधता अधिक होती है, जाहिर सी बात है। तो ये बात सही हो गया, ठीक है। सी वाला है कि पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। तो कम नहीं होती है, ये बढ़ती है, ज़्यादा रहती है, जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो सी गलत पूछा है तो यही सी वाला गलत है, इसका यही सही नहीं है, ठीक है। डी है यदि किसी आवास में संसाधन का समान वितरण होता है तो एकल प्रजातियों का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। ये भी बात ठीक है, ठीक है। तो सी आंसर सही है कि यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब 10वां है कि इस जो हम आपको टेस्ट करा रहे थे, टेस्ट में आपको बताया था कि ये सब याद रखिएगा, मोटा मोटी इसका मिलान कराता है, ठीक है। तो टेस्ट में कई बार हुआ है, सारे जितने भी आया है, ये बायोमंडल रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इसमें यही नेशनल पार्क भी हैं, यही अभ्यारण्य भी हैं। इसी में कोई ना कोई अभ्यारण्य है, कोई नेशनल पार्क है, कोई जीव मंडल रिजर्व है। तो जब पढ़ेंगे तो कॉमन हो जाते हैं उसी में। तो आप अगर या तो नेशनल पार्क पढ़िए या बायोस्फीयर रिजर्व पढ़िए, इसमें कॉमन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जिक्र आ ही जाता है। तो हमने कई बार इसको कम से कम समझ लीजिए 8-10 बार का जितना टेस्ट कराया था जरूर इसमें एक क्वेश्चन था ही इसका। तो सिमलीपाल बताया था आपको उड़ीसा में, तो 2 हो गया। नौकरेक बताया था कि नौकरेक जो है एक श्रेणी है, श्रेणी का हाईएस्ट चोटी है ये, तो नौकरेक ये मेघालय में आता है, तो 4 हो गया ये। अगस्ता मलाई ये केरल में है, तो 1 हो गया। मानस जो है असम में 3 हो गया, तो 2, 4, 1, 3, तो इसका डी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी पूछता है, तो हम बार बार इसको आपको काफ़ी जोर दे कहते हैं कि उसको पढ़ लीजिएगा, पूछेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो इस तरह क्वेश्चन अमूमन दोनों ही इसका कथन सही होता है, ठीक है। तो ये कहीं आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं, ये बेसिक आपके दिमाग के ऊपर है, आप इसको किस तरह से किस वे में लेते हैं, और इससे आपको गलत भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है और सही भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें आयोग के ऊपर होता है कि वो क्या सही करता है। और आप देखिए वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो अगर इसको हिंदी पढ़ेंगे तो व्यवहारिक जब आएगा तो आपको लगेगा कि यार तो व्यवहारिक तौर पे किसी तो प्रैक्टिकल पे होता है कि प्रैक्टिकल करते हैं तो उस पर आता है, तो मेजर करते हैं, तो उसका जो मेजरमेंट आता है उसके आधार पर निकालते हैं। तो मैकेनिकल या फिर मशीन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका जो रिजल्ट आ रहा है उस पर जो होता है वैज्ञानिक जांच निर्भर करती है। मगर जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिस आइडियल्स, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिस आ गया इसमें, तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है जो साइंटिफिक चीज़ें हैं। मगर यहाँ व्यवहारिक दिया हुआ है तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो आप कहेंगे नहीं व्यवहारिक नहीं होता है यार, तो प्रैक्टिस करने पे होता है, तो प्रैक्टिकल करने पे होता है, या फिर मशीन से हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो पहला आप गलत मार देंगे, मगर पहला इसका सही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरा है कि विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तो हॉनेस्टी द पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन साइंस। तो साइंस में ईमानदारी जरूरी है,
कौन वैज्ञानिक जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन नहीं ईमानदारी से कार्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। मगर ज़रूरी तो हर हर चीज़ में होती है, ये तो कहने की बात नहीं है कि बस साइंस में ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ईमानदारी ज़रूरी है जिससे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस पे है कि ईमानदारी तो हर जगह जरूरी है। तो इसका दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे दोनों गलत भी हो सकता है, गलत भी आप मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो ईमानदार हो वो अच्छा वैज्ञानिक हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मगर एक आदर्श वे में अगर हम देखते हैं तो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, और जो आयोग मानेगा भाई उसको तो मानना ही पड़ेगा कि सही हो या तो गलत हो, तो मान ये नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट करिए आप आयोग के, नहीं नहीं ये सही, ये बात सही नहीं है, गलत है ये, तो इसको मान लेने में भलाई है कि ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो इसको आप मारेंगे दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, अब बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम के पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो जब आप पढ़ते होंगे बॉटनी में तो ये सबसे पहले ही आ जाता है बॉटनी में कि क्या कैसे है। तो प्लांट किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है। तो इसका डी वाला सही है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से अब बना होगा एक डायग्राम, उसमें सबको डिटेल में से बांटा रहता है, कौन पहले है कौन बाद में है। ठीक है, तो उसको एक बार देखेंगे, जब बॉटनी में जब पहला ही चैप्टर खोलेंगे तो उसी में पहले ही होता है, इसका संग बटा रहता है कि कौन सा पादप किस संग में है, कौन से कैसे क्या है, तो उसको देख लेंगे जब आप बॉटनी में तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगला है हिस्ट्री क्वेश्चन आ गया। तो जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन का अगर किया तो पहला ठीक है। दूसरा है कि इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसी ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था, तो ये भी कथन सत्य है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार ने क्या किया था, तो जो मुसलमान थे उनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था। उसी तरीके से जो जस्टिस पार्टी थी इसने भी क्या किया था कि जो नॉन ब्राह्मण जातियाँ थी साउथ में उनको ज़्यादा आगे लेके जाने की कोशिश किया कि नहीं उनका भी वर्चस्व होना चाहिए। मेन बात थी कि जो जस्टिस पार्टी ने देखा था कि जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसमें क्या है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों का ज़्यादा नौकरी मिल रही है, उसमें ज़्यादा लोग वर्चस्वशाली हैं वहाँ पे, और सारे वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो उनको लगता था कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़्यादा नौकरी मिल रही है, जो निचली जाति के हैं या जो गैर ब्राह्मण हैं उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो उन्होंने इसी वजह से कांग्रेस का विरोध किया था। जब आप कहीं इसको ढूंढेंगे किसी भी चीज़ में इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो आपको कांग्रेस नहीं मिलेगा, वो आप मद्रास के जो ब्राह्मण जातियाँ हैं जिनका प्रभुत्व वहाँ की संस्थाओं में ज़्यादा था मद्रास की प्रेसिडेंसी में, तो आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो कांग्रेस गलत है इसमें। मगर वो जितने लोग जो मद्रास की प्रेसिडेंसी में जुड़े थे ब्राह्मण थे वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इस वजह से जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया। ठीक है, तो पहला ठीक है। दूसरा है इन्होंने गैर ब्राह्मण को वैसा ही बर्ताव किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए कुछ % आरक्षण दे के किया था, तो ठीक है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। ठीक है, ये ठीक है। अगला है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पूछ रहा है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। तो ठीक है, ये अखिल भारतीय संगठन का इसको रूप दिया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, मगर ये 1928 में से गठन हुआ था, 27 में नहीं हुआ था, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा है इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया गया था। तो दूसरा कथन इसका सत्य है, तो डी इसका आंसर सही है, डी सही बता रहा है। ठीक है, अगला है पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना था उसको बताना है, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बना, नेशनल इंडिया एसोसिएशन कब बना, इंडियन सोसाइटी कब बनी और इंडियन एसोसिएशन कब बना। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो ये क्रोनोलॉजी में ही दिया हुआ था। ठीक है, अगर थोड़ा भी आपने इसको पढ़ा होता तो अब इसको डी आंसर टिक करके आ जाते हैं। मगर कब कौन बना इसके बारे में एक बार बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह का पूछता है, इसके अंदर जाकर ज़्यादा नहीं पूछता। कभी कभी पूछता है वो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में पूछ लेता है, या जैसे इंडियन एसोसिएशन के बारे में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट थी ये। इन लोगों के बारे में जब पूछा तो थोड़ा डिटेल पूछता है कि किसने इसको जारी किया था, कब जारी किया था। 2 स्टेटमेंट देगा कि फलाने ने बनाया था, नीचे बता देगा कि इस डेट को बनी थी। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट में पूछ लेता है। ठीक है, तो अभी इसका देख लेते हैं कौन कब बना था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो बना था 1966 में बना था, दादा भाई नौरोजी ने बनाया था इसको, दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा। नेशनल इंडियन सोसाइटी की जो स्थापना थी 1867 में, ये भी 1866 है, दादा भाई नौरोजी 1867 में किसने किया था, तो मैरी कारपेंटर ने किया था इसको, मैरी कारपेंटर
ठीक है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1972 में लंदन में आनंद बोस ने किया था। लंदन में आनंद बोस ने इसको किया था, ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो थी 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो ये क्रम में लिखा था 1 2 3 4 में, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही है, क्रम में ही ये लिखा हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, आखिरी पहले से लेकर आखिरी तक, ठीक है। तो भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी क्लोज स्टेटमेंट दी हुई थी इसमें कि शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था ये? तो फरवरी 1946 में हुआ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन की घोषणा पूछा है, घोषणा कब हुई थी कैबिनेट मिशन की? तो ये 19 फरवरी 1946 को हुआ था, ठीक है। अंतरिम सरकार गठन कब हुई थी? इंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था ये सितंबर 1946 में हुआ था और ये जनवरी में आया था, ठीक है, जनवरी 1946। अब इतना क्लोज स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अब इसमें आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कौन क्या है। तो ये 18 को हुआ था, 18 फरवरी को। तो इससे क्वेश्चन आप छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो ये आयोग ने आंसर बताया कि इसका 4 3 2 1 है, ठीक है। सबसे पहले ये हुआ था, फिर से तीसरा हुआ, फिर पहला, दूसरा हुआ, फिर पहला हुआ। तो अब देखिए ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल जनवरी में आ गया, ठीक है। आंतरिक सरकार गठन सितंबर में हुआ था, तो इसको तीसरा दे दिया है। आज जो ये 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट घोषणा हुई थी उसको बाद में दे दिया, मगर आंसर वही मानना है, ए ही है, आयोग का आंसर है। तो ए आंसर इसका सही होगा कि सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आए थे, इस बात ठीक है। आंतरिक सरकार का गठन जो हुआ था वो सितंबर में हुआ था, फिर पता नहीं कैसे इन्होंने दे दिया कि दूसरा है, ये ठीक है, इसको देख ले, इसको समझ लीजिएगा। ये सितंबर में हुआ था अंतरिम सरकार गठन। बाकी कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को हो गई थी और शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था 18 फरवरी 1946 को। तो आयोग इस तरह से कर देता है, तो आप कुछ आंसर अपना अलग से मैच कराए रहेंगे, तो आपके हिसाब से कुछ दूसरा आपका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन सही आएंगे। जब आयोग की आंसर की जाती है तो 5-6 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो 4 3 2 1 इसका आंसर है, ठीक है। अगला है 17 नंबर का, कह रहा कि सहमति की आयु जो थी, एज ऑफ कंसेंट, जो 1891 में आई थी, इसके संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो पहला है, यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, पहला, ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने के नेतृत्व वाली चरणपंथी शाखा ने समर्थन किया, समर्थन नहीं किया, इसका विरोध किया था इसने, ठीक है। दूसरा वाला गलत हो गया। तो इन्होंने विरोध इस वजह से किया था कि इनको लगता था कि हमारे जो हिंदू जो धर्म की परंपरा है, इसमें जो अंग्रेज हैं वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि लड़कियों की शादी उनका जो मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही हो जाना चाहिए, वो ये मानते थे। इस वजह से सोचते थे कि इसकी जो बढ़ाई गई थी, जो उम्र बढ़ाई गई थी 14 वर्ष शायद की गई थी, 12 या 12, हाँ, इस कानून में लिखा था कि 12 साल से कम उम्र की लड़की का मतलब कि शादी नहीं हो सकती। मगर ये इसीलिए से विरोध किए थे, वो चाहते थे कि हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप न करे और उनका जो माहवारी आता है वो आने से पहले शादी हो जाए लड़कियों की। तो अब पुराने ख्याल के थे, काफ़ी पहले की बात है ये, तो इस तरह का विचारधारा रखते थे लोग, जो कि ठीक नहीं है। फिर भी इसका इसीलिए दूसरा वाला गलत है, उन्होंने विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का है कि शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था, ये सामना करना पड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बना लाना चाहते थे, तो ये भी बात सही है। तो दोनों कथन सत्य हैं इसके, और जो दूसरा है वो पहले की व्याख्या कर रहा है। इसी वजह से सामंत बनाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य न बने, नहीं तो हमारी जो ऑटोनॉमी जो हमको मिली हुई है थोड़ा, वो भी चली जाएगी, तो डरते थे वो लोग, ठीक है। तो 18वां का ए वाला आंसर सही है कि व्याख्या भी करता है, ठीक है। दोनों कथन सत्य है, व्याख्या भी करता है। 19वां है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किन कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो प्रवाल विरंजन में कई कारण थे, ये इसमें भूसागरीय प्रदूषण भी शामिल है और टेम्परेचर बढ़ना भी शामिल है और औद्योगिक गतिविधियाँ भी शामिल है। तो प्रमुख पूछा है कि क्यों ऐसा हो गया था, प्रलयकारी मतलब बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि लगभग 1.9 के आसपास टेम्परेचर जो हिंद महासागर का वो बढ़ गया था, इस वजह से विरंजन हो गया। दूसरा कारण इसका भारी सागरीय प्रदूषण भी है, मगर उस समय कोई न्यूज़ भी आई थी कि लगभग 2 डिग्री तो नहीं बढ़ा था, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1.8 के आसपास कुछ इस तरह था कि बढ़ा था, तो इस वजह से प्रवाल विरंजन हो गया था। तो बी वाला इसका आंसर आयोग ने सही माना था, बी आंसर ठीक है इसका, ठीक है। अगला है, अशोक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी थी,
दी है वह सूत्र में से ली गई है, तो ये बात सही है। राहुलोवाद सूत्र में ये बात कही गई थी, जो इन्होंने कहा कि सब अशोक ने जो अपने धम्म की जो परिभाषा दी थी उसमें जो लिखा है वो यहाँ से लिया, ठीक है। ये बात पहला ठीक है। दूसरा है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी, तो ये भी चाहिए। तो दोनों ही कथन इससे सत्य हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, मगर अब याद रखिएगा कि इससे लिया गया है, ये कभी भी आगे रिपीट हो सकता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, ठीक है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार है, भी ठीक है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को हटाना है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि या टर्म दिया हुआ है, तो नहीं पूछा है, तो इसी वाला गलत है कि राज्यपाल को हटाना नहीं है इसमें, ठीक है। 22वां है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कथित है, क्या कहा गया है भारतीय संविधान में। तो कहा गया राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये बात कही गई है। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये बात भी कही गई है। मैंने आपको बताया था कि संसद होता है, संसद कैसे बनती है, संसद है, फिर राष्ट्रपति होता है इसमें, फिर से आता है राज्यसभा, तब इसका क्रम आता है लोकसभा का, ठीक है। इसी तरह से ये क्रम है, इसका क्रम याद रखिएगा इस तरीके का। तो राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों से, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर ही संसद बनती है, तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका ए और दोनों ही सत्य है। ये आसान क्वेश्चन था काफी। अगला है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित पर कथनों विचार करना कि भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो पूरा संविधान संशोधन कहाँ आ सकता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि दो कंडीशन, या तो लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की शक्तियाँ समान होती हैं संविधान संशोधन के मामले में। तो संशोधन कहीं भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में आ सकता है, राज्य विधानमंडल में कभी नहीं आता। भारत के राष्ट्रपति कभी संशोधन नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियाँ समान हैं। तो इसका बी आंसर सत्य है कि दोनों ही कथन सत्य हैं, पहले और दूसरा वाले, बाकी 3 और 4 गलत है। अगला है, पूछ रहा है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर उनका क्या कार्य है बताना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के लिए निर्वाचन करवाना, तो ये नहीं है। निर्वाचन से पहले प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में निर्वाचन होता है, ठीक है, इनका लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर हट जाते हैं इसमें, तो पहला गलत है। दूसरा है, नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन करना। तो 73वें संविधान संशोधन जो आया था उसमें अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जो कि इन नगर पालिकाओं और नगर निगमों का इनका जो चुनाव करवाएगी। तो दूसरा भी गलत हो गया, ये भारत निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। तीसरा है कि उपर्युक्त निर्वाचन के से उत्पन्न सभी संदेहों को और विवादों का निर्णय करता है, तो ये भी गलत है, ये नहीं करता, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही, उपयुक्त में से कोई ही कथन सत्य नहीं है इसमें, ठीक है। अगला है, तो पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो GV राव समिति प्रखंड स्तर पर नियोजन, तो ठीक है। दंतावाला समिति तो ग्रामीण ऋण के लिए भी ठीक है। संथानम कमेटी पंचायती राज वित्त के लिए नहीं थी ये भ्रष्टाचार निवारक कानूनों के लिए, देखरेख के लिए उसकी बनी थी कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हम क्या क्या करें। तो इसकी सिफारिश में CBI बनी थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, CVC बना था। तो रिपोर्ट ये जो बनी थी 1964 में ये बनी थी, ठीक है, 1964 के आसपास बनी थी। तो ये गलत है, सही नहीं पूछा, यही सही नहीं है। पंचायती राज के लिए नहीं थी, भ्रष्टाचार पे बनी हुई थी। 1962 में सरकार ने इसको बनाया था, 64 में इसने रिपोर्ट दी थी, 62 में बना था ये, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति जो थी पंचायती राज संस्थाओं से, तो ठीक है, ये सी वाला इसका आंसर गलत है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रस्थाओं का सही क्रम बताना है आपको। तो ये आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे इसको, कि सबसे पहले प्रवास होता है, फिर जो होता है अस्थापन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर स्टेबिलिटी बनती है इसकी। तो सबसे बाद में स्टेबल होती है प्रजातियाँ वहाँ पे। अब इसका कहने का मतलब जय अनुक्रम, बायोटिक सक्सेशन का मतलब आप समझते होंगे कि कोई भी एरिया होता है, क्षेत्र होता है, तो सबसे पहले उस पर प्रवास होकर कोई आते हैं, सब कोई भी बाहरी जाति आती है, जैसे कि लाइकेन हो गया, शैवाल हो गया, हवा में उड़ के आ गया, या पानी के बहाव से आ गया, फिर कहीं पे वो रुक गया अगर, तो वहाँ पे विकसित करना शुरू होता है। तो सबसे पहले प्रवास होता है, फिर उसके अपना अवस्थापन करता है, एक्सिस करता है वो, तो बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर उस एरिया से और लोग आते हैं, उनसे रिएक्शन करता है वो, ठीक है, अपना प्रतिक्रिया होती है वहाँ पे, वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के जो भूमि का संगठन है उससे, तो रिएक्शन होता है। फिर उसको अपने हिसाब से ढालता है वो,
जो भी यहाँ पे पेड़ पौधा उगता है, काई लाइकेन, जो कुकुरमुत्ता होता है, वो सब जो उगता है तो उस एरिया के हिसाब से अपने आप को ढालता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, ढालते धीरे 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 जब समय बीतता है तो स्टेबल हो जाता है उस एरिया में। तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले किसी भी जीव का, जंतु का, पेड़ का, पौधे का विकास होता है। तो उसका भी जैसे आप ही मान लीजिए कि आप कोई IT प्रोफेशनल हैं, कोई भी काम करने वाले, आप काम की ज़रूरत है, आप बैंगलोर गए या मुंबई गए, तो सबसे पहले अपने अपने एरिया से, गाँव से प्रस्थान किए, माइग्रेट किए दूसरे एरिया में, ठीक है। जब वहाँ आप जाएंगे तो आप वहाँ रूम लेंगे। रूम जब लेंगे तो अगल बगल कभी नॉइस होगा, आप उनको अगल बगल वाले परेशान करेंगे। तो आप वहाँ पहले रूम लिए तो आप पहले तो प्रवास किए, आप पहला वाला जब रूम ले लिए तो वहाँ पे स्थापन किए आप अपना। फिर वहाँ की सोसाइटी में वहाँ का खान पान, फिर वहाँ की बोली भाषा, फिर वहाँ का रहन सहन, पानी, रहने का तरीका, गांव से या फिर आप उत्तर एरिया से गए हैं जहाँ पे काफ़ी सहूलियत है हर चीज़ के लिए, और आप ऐसे कंजेस्टेड एरिया में चले गए हैं, तो वहाँ पे आपको रिएक्शन या प्रतिक्रिया आपको देनी पड़ेगी, या तो आप दूसरे की प्रतिक्रिया आपको लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? आपको दूध लेने के लिए, पानी लगाने के लिए लाइन, पानी पाने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। सुबह पानी चलता है, शाम को पानी चलता है, तो उसको पानी आपको पीने के लिए रखना है या फिर इसे बचाना है, तो इस सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो बहुत साल तो थोड़ा थोड़ा आप रिएक्शन को झेलते 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 अपने आप को मजबूत करेंगे उस एरिया में। फिर उसके बाद वहाँ पे आप स्थिरीकरण करेंगे कुछ साल बाद, तो आप वहाँ पे घर ले लेंगे, अपने हिसाब से अपना इन्वायरमेंट सब सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है। तो जीवों का भी ऐसे होता है कि कहीं भी पहले भी जाते हैं, जो कोई खाली एरिया है, कहीं पत्थर है, पथरीली भूमि है, तो वहाँ पे उसका अपर्दन हुआ, इरोजन हुआ, तो टूट के जो नई मृदा बनी, तो पत्थर पे तो कोई जीव होगा नहीं, मगर जब नई मृदा बनती है आसपास के क्षेत्र में, तो देखेंगे आप पत्थर अगर पड़ा हुआ है तो इसके अगल बगल घास उस बन जम जाती है, ढेर सारे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जीव रहने लगते हैं। तो वही होता है पहले कि पहले कहीं से उड़ के आते हैं, हवा में या पानी में बहाव से आते हैं, फिर वहाँ पे प्रवास हो जाता है उनका, फिर अवस्थापन करते हैं, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरांक। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा जो आपको बताया हूँ मैंने। तो इसका डी आंसर सही, उसको याद रखिएगा, पूछता है ये, अब पूछ चुका ही है इस बार तो, ठीक है। RO में भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले आपसे, ठीक है। 27वां है कि सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तो जो सापेक्ष आर्द्रता नहीं, सापेक्षिक आर्द्रता पूछ रहा था, तो सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है उसका टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होने लगती है। जैसे ऊपर जाता है कोई भी वायु ऊपर जाती है जब, तो जब उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है, ठीक है, उस एरिया के हिसाब से। तो सापेक्षिक आर्द्रता का इन्वर्स रिलेशन होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला इसका जो दिया है वो सही है कि सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ठीक है। दूसरा, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है, ये बात भी सही है। तो निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है इस वजह से, ये नहीं कि सापेक्षिक आर्द्रता तापमान के साथ वृद्धि होती है। तो दोनों कथन सत्य और व्याख्या नहीं करा, तो इसका ए आंसर सही है, ठीक है। अगला है, इसको तो याद करने से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद रखो है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये गलत हो जाएगा। तो इकोक्लाइन होता है जैव विविधता, गलत है। थर्मोक्लाइन वायु की तापमान नहीं होता है, वायु का तापमान ये भी नहीं होता। हाइलोक्लाइन ये भी नहीं होता। इसका बी सही है। पाइक्लोक्लाइन जो होता है सागरीय घनत्व के कहते हैं, पाइक्लोक्लाइन, याद रखिएगा। इस तरह का पूछता है वो, टर्म छोटा छोटा पूछता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो ये तो ढेर चीज़ आता नहीं, इतना डिटेल में किसी को नहीं आता, कितना भी टॉपर भी वो नहीं आता उसको, इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस की जरूरत है, ठीक है। कितना भयंकर आदमी हो, कितना भी पढ़ा, उसको किसी को नहीं पता है कि एडोल्फ एंगलर और CO सावर ने क्या क्या दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं आता है। आप कितना भी बड़े विद्वान से पूछ लीजिए, अगर हवाई दबे कभी पढ़ रहा हो, अचानक से आ गया हो, थोड़ा याद आ गया तो ठीक है, मगर किसी को ही नहीं आता ही। अब एक पूछताछ आपने पढ़ा होगा, तो इसका हल्का फुल्का थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हंगरी में आता है। हंगरी वाला जो क्षेत्र है उसमें पूछताछ वाली जो घास का मैदान है वो आता है। तो डी का आप पहला ढूंढेंगे, तो डी का पहला 2 में है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं था, आपने देखा आर्कटिक टुंड्रा, तो आप इसमें देखिए, इस वाले ऑप्शन में देखिए, तो क्रायोफाइट स्टेपी। तो क्रायो मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, क्रायोजेनिक इंजन। इसका क्रायो मतलब था ठंडी चीज़ें, अति ठंडी, अति बर्फ वाली चीज़ें। तो जहाँ वो क्रायो समझ में आया, समझ लीजिए कि ठंडे की बात हो रही है यहाँ पे, तो तुरंत बी का आप चौथा लगा देंगे। जैसे बी का चौथा लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, बी का चौथा डी का पहला, तो बी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो ये किसी को नहीं आता भैया, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, किसी को ही नहीं आता ये दोनों। किसी को नहीं पता कि विश्व के पुष्पीय क्षेत्र कौन सा है, अब हमको किसी को नहीं पता है ये, मगर ये 2 पता है आपको। तो आप क्रायोस्फीयर वाला पता है आपको, डी पता है कि ये तुक्काबाजी है ये, ठीक है। और जब ये तो है कि आपको क्रायो का मतलब बर्फ़ पता है, या बहुत ही शीतल चीज़ें पढ़ती हैं क्रायो के बारे में, कि क्रायो मतलब बहुत शीतल वाली चीज़ होती है। आर्कटिक में बहुत ठंडा होता है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कथन, तो इस तरह से आंसर लगता है, बी इसका आंसर सही है। आप चाहे तो इसको रट सकते हैं आप, क्योंकि आगे पूछ सकता है, जब इसमें पूछा है तो आगे पूछ सकता है ये, ठीक है।
2025, 26, 27, 28 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बी और सी वाले को रट जाइए। बाकी पूछताछ हंगरी वाले क्षेत्र में होता है, और क्रायोस्फीयर जो होता है वाटरलैंड उसमें होता है, आर्कटिक टुंड्रा में होता है। ठीक है, तो इसको रट जाइएगा सारा। अगला है कौन सा जो एल्युमिनियम संयंत्र और राज्य उससे सुमेलित नहीं है। तो इस तरह का ये जो है रैंडम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मोटा मोटी जो है क्या कहते हैं खनिज और उनके क्षेत्र जो होते हैं ये हर, आप जाकर इंडियन भूगोल पढ़ेंगे या विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो सब में ये पढ़ाया जाता है कि कौन सा क्षेत्र में क्या मिलता है और कहाँ पे कैसा प्लांट लगा हुआ है। तो उसमें आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको बार बार देखना पड़ेगा तभी याद रहेगा। और वैसे क्षेत्र भी अगर याद है तो आप उसको लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो अलुपुरम या अलवाय केरल में, ये बात अगर आप जानते हैं तो पहला सही, पहला ठीक में सुमेलित है। बेलगावी कर्नाटक में है, बेलगांव कर्नाटक में है तो बेलगावी भी कर्नाटक में है, उस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, तो सभी जानते हैं हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। मूरी झारखंड में है कि छत्तीसगढ़ में है। तो मूरी छत्तीसगढ़ में नहीं है। मूरी एक्सप्रेस आप कोई ट्रेन का नाम सुने होंगे, अगर कभी गए होंगे आप तो शायद जानते हो कहाँ जा रही है। तो सी वाला गलत हो गया इसमें। मूरी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य संघ का क्षेत्र बताना है कि कौन सा सुमेलित है, नहीं है। तो राजा जी उत्तराखंड में सभी को पता है, बांदीपुर कर्नाटक में सभी को पता है, सिमलीपाल उड़ीसा में पता है। ये भी वो किया है, रिपीट है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा था। अगर तीन आपको पता है तो इसके बारे में नहीं पता कि पिन वैली जम्मू कश्मीर है तभी इसको मार दीजिए, आपकी यही सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको तीन नहीं पता है तो टेंशन में आ जाएंगे कि क्या पिन वैली जम्मू कश्मीर में है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आप लगा देंगे। तो पिन वैली कहाँ है, कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप कहाँ पे। एचपी में हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। तो ये बात सही है। अभी नेपाल और चीन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में एक साल 1.5 साल पहले इन्होंने अध्ययन करवाया था कि हिमालय की ऊंचाई की दोबारा से इन्होंने नपवाया था। तो पता चला था कि कुछ पॉइंट में कुछ मीटर हिमालय की जो है पॉइंट में कुछ मीटर में हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो पहला कथन सत्य है कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। दूसरा कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के से टकरा रही है, तो दूसरा भी सही है, इसी वजह से बढ़ रहा है, इसके वजह से ही बढ़ रहा है। तो इसी वजह से एक दो दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, कुछ दिन बाद हमारा जो ये गंगा का मैदान है कुछ हज़ार वर्षों में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी पूरा खत्म हो जाएगा, सिक्किम भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब अंदर सबडक्ट हो रहा है। हिमालय के नीचे सारे हमारे जो जिसमें हम अभी लोग निवास कर रहे हैं सब अंदर क्षेपित हो रहा है ये। ठीक है, पूरा गल के मैग्मा बन जा रहा है हमारी ज़मीन। तो अब हम ज़मीन के ऊपर हम लौटते रहे, नीचे दूसरा कार्य हो रहा है, ज़मीन पृथ्वी खा रही है और ऊपर हम एक दूसरे को खा रहे हैं ज़मीन के चक्कर में। ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है पूछ रहा है कि सूची वन को कोयला भंडार है राज्य क्षेत्र। देखिए संसाधन से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गया है ये। तो हूतर कहाँ है और ईब नदी कहाँ है। तो ईब आपने पढ़ा होगा, ईब नदी पढ़ेंगे तो आपको झारखंड समझ में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ में बह रही है, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ समझ में आएगा, छत्तीसगढ़ में ईब नदी बहती है। तो सही बात है, ईब नदी का बाद जो उद्गम क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, मगर ये कोयला भंडार जो इसका है तो जो 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 उड़ीसा में जाके ईब नदी बहती है, समझ रहे हैं, तो उसका जो बेसिन उड़ीसा वाला बेसिन है वहाँ पे इसका कोयला भंडार इसका ज़्यादा है। तो बी का तीसरा हो जाएगा। जैसे आपने बी का तीसरा मारा तो आपको सी आंसर मिल गया तुरंत ही। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता तभी आप लगा लेंगे। ठीक, तो ए का जो है हुतर जो है झारखंड में है, तो 4 हो गया। ठीक, ताता पानी जो रामकोला जो है, राउरकेला के बारे में पढ़े होंगे, अगर रामकोला भी जानते होंगे आप कि कहाँ पे है, राउरकेला जानते तो रामकोला भी आपको आसानी से मार लेंगे। तो सी का दूसरा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उमरिया जो है मध्य प्रदेश में है, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह के मोटा मोटी क्षेत्र का अगर याद नाम आपको नाम याद है तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नहरें और नदियों को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आपको कुछ भी नहीं अगर पता है तो आपको पता है इंदिरा जो गांधी जो नहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट नहर किसके लिए है, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान वाले क्षेत्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है इंदिरा नहर। ठीक है, तो डी का आप तीसरा लगा देंगे, सतलज रावी और ब्यास से निकली हुई है इंदिरा गांधी। तो डी का तीसरा हो गया। तो डी का तीसरा बस एक ही में है, तो सी इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो मिलान वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आसानी ये है कि बहुत ही आसानी से टिक हो जा रहे हैं, ये याद रखिएगा, इसलिए इसका सी आंसर सही है। बाकी जो ऊपरी दो आप है, ये ऊपरी बारी दो आप जो है रावी नदी में है। ठीक है, तो एक का चौथा हो गया। और सर हिंदी जो नहर है सतलज नदी पे है, तो एक हो गया। गुड़गांव जो नहर है तो ये भी आप मिलान कर सकते थे, गुड़गांव किस में है, तो यमुना में। गुड़गांव के आसपास कौन सा शहर है, तो यमुना है, तो ये दो इसको लगा सकते थे आप, इसमें भी एक काम हो सकता था, मगर दो दो में है तो इसलिए थोड़ा माने करना मुश्किल हो जाता। तो इंदिरा सागर तो सभी लोग जानते हैं कि, मगर ये नहीं पता सबको सतलज रावी ब्यास से निकली है, मगर एरिया अगर दिमाग में ला के बड़ी नहर है तो बड़ी नहर एक नदी से नहीं 3 नदी से पानी आता होगा, तो आप इसको लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है। अगला है कि निम्नलिखित फसल और विशेषताओं को बताना है कौन सुमेलित नहीं है।
ठीक, तो पहला, एक वर्ष में चावल की 3 फसल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये बात ठीक है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, बहुत ज़्यादा होता है। 15.7% अगर एक राज्य दे रहा है तो बहुत ही भयानक राज्य है उस एरिया में, ठीक है। तो इतना भी हम कभी कहीं पढ़े नहीं है कि इतना ही देते हैं, तो ये तो इसको हम गलत मान ले सकते हैं, ठीक है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, तो ये भी बात सही है। यह चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली जो समवर्षा है वो 100 सेंटीमीटर है, तो ये बात भी सही है कि जो वैज्ञानिकों ने माना है कि 100 सेंटीमीटर जहाँ तक वर्षा होती है वो जो है चावल उत्पादन के लिए सही क्षेत्र है। उसके बाद वाला क्षेत्र जो है चावल उत्पादन के लिए सही नहीं है, वहाँ पे पानी की आपको बाहर से जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, और क्या कहते हैं कि हरियाणा में भी 100 सेंटीमीटर बारिश कहीं कहीं होती है, हर जगह नहीं होती है, मगर फिर भी वहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो उसका कारण क्या है, जो ऊपर हमने नहरें पड़ी हैं, नहरों की वजह से वहाँ पे खेती चावल की होने लगी है। तो डी आंसर इसका सही, सॉरी सी, बी इसका आंसर सही है कि बिहार का 15.7% नहीं, 5 दशमलव कुछ परसेंट है उसका, 5.6% के आसपास चावल में योगदान है पूरे भारत में, ठीक है। अगला है, कपास फसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कपास खरीफ की फसल है, तो बात सही है, याद करने वाली बात है। दूसरा, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75% माध्यमिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी बात सही है। इसको काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो काली मिट्टी में अगर कम बारिश भी होती है तब भी वो नमी हमेशा बनाए रखती है, ठीक है। इस वजह से कपास को बहुत ज़्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती। धूप की जरूरत होती है जब कटाई के आसपास, जो धूप थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए इसको, ताकि इसका जो फूल है खिल जाए अच्छे से और फूट जाए, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर से दोनों कथन सत्य हैं। 37वां कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूहों में है, तो अभिकथन कह रहा है कि जो लाल मृदा है भारत के दूसरे सबसे बड़े समूहों में एक है, तो ये बात सही है। 37 या 38% के आसपास हमारी जो है बांगर मृदा है, ठीक है, जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं, जलोढ़ मृदा है। दूसरा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरी हुई है, और ये जो लाल मृदा है इसका परसेंटेज 18% के आसपास है, ठीक है। तो पहला कथन सत्य है इसका। दूसरा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण से, तो ठीक बात है, पूर्व और उत्तर से दिशाओं से घेरी हुई है, तो ये बात भी सही है। बी वाला बात भी सही है, मगर घेरी हुई है इसको उत्तर से दक्षिण से, इसका ये मतलब नहीं कि लाल मृदा का जो भाग है वो ज़्यादा, समूह जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कथन दोनों सही है मगर व्याख्या नहीं कर रहा है, तो सी इसका आंसर सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें बताना है आपको शहर है और योजना बनाने वाली अवधि जो है। तो कांचीपुरम हमने पढ़ा होगा प्राचीन भारत में कांचीपुरम के बारे में, तो पहले का चौथा हो गया। अगर पहले का चौथा आपने लगा लिया तो बी आंसर सही हो गया आपका। तो पूछता है कि भिलाई के जो संयंत्र है, जो वहाँ पे कंपनियाँ बनी हैं, वो रूस की मदद से बनी है कि फ्रांस की मदद से बनी है कि जर्मनी की मदद से बनी है, पूछता है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो जो भिलाई वाला जो एरिया है, इसकी योजना स्वतंत्रता के बाद बनी थी, ठीक है। तो डी का पहला लगा सकते हैं आप कि स्वतंत्रता के बाद बनी थी, ठीक। तो ए का चौथा और डी का पहला जब मान लेते 20 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो कोडई कनाल के बारे में पता होगा आपको कि ये जो है कोडई कनाल जो है ये औपनिवेशिक काल का है, ठीक है। मध्यकाल का जैसलमेर के बारे में हमने पढ़ा होगा, जैसलमेर के राजा ये करते थे वो करते थे इस एरिया में, तो ठीक है। तो ये अगर आपको दोनों नहीं आता है फिर भी आप भिलाई से और कांचीपुरम से लगा सकते हैं, बी आंसर इसका सही है, ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें तो प्रसिद्ध स्थानीय तूफान है और स्थानीय क्षेत्र है। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप तो लू जानते हो, लू गाँव में कहते हैं लोग लू ही बहुत ही है। तो लू चलने का मतलब बच्चों को सब लोग घर में घुसाए रहते हैं। लू के समय में, गर्मी के समय चलती है, मई जून में बहुत भयानक चलती है। तो आपको पता होगा कि पंजाब से बिहार तक चलती है। तो डी का पहला हो गया, तो डी का पहला बस एक ही में है, सी एस का आंसर हो गया। तो एग्जाम में खुद 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको लगाने में। तो और देख लेते हैं, जो सी वाला काल बैसाखी कहाँ होता है। तो काल बैसाखी के बारे में आपने जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं। जो बारिश होती है और काफ़ी तड़क भड़क के साथ बारिश होती है तो काल बैसाखी कहते हैं उसको। फूलों की बौछार कहाँ पे कहते हैं इसको, फूलों की बौछार कहाँ कहते हैं, केरल में कहते हैं इसको कि फूलों की बौछार हो गई, ठीक है। आम्र वर्षा कहाँ कहते हैं, तटीय कर्नाटक क्षेत्र में कहते हैं आम्र वर्षा इसको। एक का तीसरा हो गया, तो इसका सी आंसर सही है। इसको याद रखिएगा, इसको भी हमने एक बार आपको टेस्ट में करवाया था। तो टेस्ट में करने से लगभग लगभग आपको कवर हो जाता है जो ट्रेडिशनल वाले एरिया है। तो आपको 2024 का टेस्ट हो या 2023 का टेस्ट हो, जो टेस्ट होता है 1 से लेकर 9 तक का जो टेस्ट होता है, इसमें जो होता है हिस्ट्री होता है, पारंपरिक हिस्ट्री, पारंपरिक ज्योग्राफी, पारंपरिक इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी और संविधान, ये सब 1 से 9 तक हर टेस्ट में यही होता है कि इसमें पारंपरिक सब चीज़ें विषय दी रहती हैं। तो 1 से 9 तक का 2023 का, 2024 का, 2021 का, 2019 का कोई भी टेस्ट मिले आप उसको लगा लीजिए, उसको देख लीजिए। अगर वीडियो कहीं से आपको मिलता है, किसी भी चैनल पे मिलता है तो आप उसको देख लीजिए।
वो सब में कॉमन होता है। तो अब ये नहीं सोचिए कि अगर 2023 का है तो 2024 में काम नहीं करेगा। अभी ये अब नैप नैप नापीड ईरा जो है राजधानी है, म्यांमार देश की है, तो क्या मतलब ये बदल जाएगी? बदल सकती है, मगर एक दो दिन में नहीं बदलती, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 20 साल। इसमें ओटावा कनाडा में है, तो ओटावा कनाडा में ये बदल नहीं सकता कभी भी, ओटावा कनाडा में ही रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान देखिए। आप, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर पुराना भी टेस्ट है, अगर उसमें पारंपरिक चीज़ें बताई गई हैं, आपको करंट अफेयर्स नहीं है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राजधानी है और देश है कौन सा, नहीं है, तो खार्तून इथोपिया की राजधानी है, तो इसका बी आंसर सही हो गया। खार्तून इथोपिया में नहीं है। खार्तून कहाँ है, कमेंट करके बताइए कि यमन में है कि ओमान में है, कहाँ है। अगला है चौथा 41वां कि उत्तरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है अमूमन सही हो जाता है, दोनों कथन सत्य होता है इसका। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, तो ठीक है। ये हल्का हल्का आप दिमाग दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, थोड़ा उत्तरी में भी है, थोड़ा सेंट्रल में भी है, तो ठीक है। यहाँ पे क्षेत्र में सिंचाई का अंतर, जो सिंचाई के साधन बहुत हैं, क्योंकि गंगा घाटी की वजह से पानी की उपलब्धता बहुत है यहाँ पे, तो सिंचाई का अंतर 130 है, और कृषि कृषि बहुत ज़्यादा होती है तो 140 है। वो तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। 42वां पूछ रहा है कि दर्रा दिया हुआ है, समुद्र तल की ऊंचाई दी हुई है। तो आपने कहीं भी अब टेस्ट, अगर टेस्ट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की या तो बीपीएससी की, आरओ की, अगर आपने कम से कम 200-300 टेस्ट लगाए हैं, टेस्ट सीरीज 200-300-400 टेस्ट लगाएंगे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप कहीं ना कहीं किसी टेस्ट में देवास के बारे में जरूर पढ़े, देवसा के बारे में जरूर पढ़े होंगे, देवसा। तो देवसा सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो कहीं पढ़े देवसा जो सबसे ऊंचा है, किसी में पढ़ सकते हैं आप, तो पढ़े ही होंगे। तो अंदाज पे ही देवसा सबसे ऊंचा है, ए का पहला हो गया। तो जब ए का पहला होगा तो तुरंत ही आपको आंसर मिल गया कि ए इसका आंसर सही है। तो एग्जाम में बस एक मिले तो आपको तुरंत काम हो गया। अब एग्जाम में आप इसको तीनों जानते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट फर्क पड़ता है, रिजल्ट आपका कैसा बनना है। आपने तुक्का मारा है या एक बस जानते थे उस वजह से मार दिया है, क्वेश्चन को टिक कर लिया है, या कैसे किया, उसका कोई महत्व नहीं होता इस जीवन में। आज के समाज में सिर्फ आपको ये देखता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आपकी जानकारी है, उसका कोई महत्व नहीं है भैया। सिंपल बात यही है कि आपको कितना आंसर सही हो रहा है। वो आप 100 टेस्ट लगाए हैं, एक टेस्ट लगाए उससे फंस गया, या 100 टेस्ट 500-600 टेस्ट लगाए उससे फंस गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इन सब विचारधाराओं में फंसे मत रहिए कि मेरा प्रीलिम्स हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता तब तक समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी आपकी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सिंपल पढ़ते रहिए, जब हो जाए तब आप अपने घर वालों से किसी को बताइए कि मेरा हो गया है। बीच में बता के कोई मतलब उसका नहीं बनता जीवन में। तो देवास आपका सबसे ऊंचा है, तो पहले से इसका आंसर मिल गया, ठीक है। और अब दूसरा, अब एक और ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए पहले वाले ऑप्शन में केवल 1 और 3 है, 1 और 3 है, ठीक है, 1-3 दिया हुआ है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर पहला सही होता है तो जो 3 है वो दूसरे नंबर पर होगा, और जो अगर 3 सही होता है तो जो 1 है वो दूसरे नंबर पर होगा, ठीक है। थोड़ा ये दिमाग वाला काम है, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको। जो 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है ए में, तो या तो 1 होगा या 3 होगा। अगर 1 ए में होगा तो बी में डेफिनेटली 1-3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से, अगर कौन बड़ा है तो या तो ए में आएगा, या तो देवास जो है तो ए में जाएगा, या तो 3 में जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो देवास पहले में आ गया तो पहला इसका आंसर सही हो गया। दूसरे में जो है, जो रोहतांग है वो 3,978 है, ठीक है। बारालाचला जो है वो सेकेंड हाईएस्ट है, 4,850 इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बनिहाल जो है चौथा है, ठीक है। तो इसका ए आंसर सही हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए कथन में अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, बताना है। तो जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर में के मध्य काटा जाता है। तो दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। इसमें थोड़ा मामला है अक्टूबर जुलाई में, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मगर आयोग ने दोनों ही सत्य मान लिया है। अब जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, इसका अब जूट खरीफ की फसल है, इससे ये नहीं तय होता कि भारत का विशुद्ध पौधा है। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, व्याख्या नहीं करता, ठीक है। ये जुलाई अक्टूबर जो दिया है थोड़ा कम ज़्यादा पहले दे दिया है। ये जो होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसको काटा जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो जूट होती है, पटुआ कहते हैं इसको, पटुआ गाँव में पटसन कहते हैं। तो बारिश वाले, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बारिश वाले समय में इसका बढ़िया से विकास होता है, इसका जो रेशा होता है वो मोटा होता है, तो इतना जल्दी कटाई नहीं हो पाती। तो ये है कि पानी में इसको जब सड़ाया जाता है तो पानी की जरूरत होती है। तो बरसात के जस्ट बाद वाला समय जो होता है, बरसात जब होती रहती है, जब बंद होनी होती है, तभी इसका कटाई शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अक्टूबर से नवंबर में इसकी कटाई होती है, मगर दिया हुआ है उसका दोनों से सही मान लिया, तो भाई अब आयोग के पीछे कैसे कोई क्या करे, ठीक है। अगला है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो PYQ में देखा होगा।
वो इसको लगा लेगा, नहीं देखा होगा तो नहीं लगा पाएगा। ठीक, तो इसका जो है बल्लाल सेन जो वही है, ये भी रिपीट हो गया। वो जो सेन वंश का जो शासक पूछा था तो बल्लाल सेन वही वाला सेन है। ठीक है, तो डी का जो है इसका पहला है दान सागर, इसी निबंध इसका दान सागर है, पहला हो गया। माधवाचार्य ने पराशर माधव लिखा है। ठीक है, दो हो गया ये। और जो हेमाद्री है वो चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखे हैं, तो ठीक है, तो बी तीसरा हो गया इनका। देवभट्ट ने स्मृति चंद्रिका लिखे हैं, तो 4 हो गया। तो 4 3 2 1 इसका आंसर होगा, डी आंसर सही होगा इसका। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, कभी फिर भी रिपीट करवा सकता है। तो कथन और कारण बताना है क्या है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, ये बात सही है। सफल क्यों हुआ? तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो राजनीतिक एकता का अभाव था उत्तर भारत में, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसी वजह से आक्रमण हो गया। राजनीतिक एकता होती तो आक्रमण ना होता। ठीक है, मजबूती बनी रहती हमारे एरिया में। तो जब उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, इसी वजह से भारत पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो पहला सही है और व्याख्या भी करता है इसका। ठीक है, अगला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। ठीक है, तो आप जितना देखेंगे जो जितना भी अंडर डेवलप है या डेवलपिंग कंट्री हैं, वो साउथ वाले जोन में आते हैं। जैसे पृथ्वी का ग्लोब आप देखेंगे तो नीचे वाले जो है वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप है, तो अभी विकास की अवस्था में है। ठीक है, तो उन्हीं का समिट होता है, ग्लोबल समिट कहते हैं उसको, ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं उसको। तो भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट संपन्न किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों का नहीं है, विकासशील देशों का है। ठीक है, विकासशील देश और कम विकसित देशों का है। ठीक है, तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल एक से ही दूसरा गलत है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन आईपीसीसी के बारे में पूछ रहा है। आईपीसीसी ने क्या बोला है? आईपीसीसी ने ग्रीन हाउस गैस के जो होती है उसकी कटौती के लिए क्या बोला है? तो बता रहा है पहला कि क्रमिक और सीमित कटौती का पर्याय है। तो ये कभी नहीं बोला आईपीसीसी। आईपीसीसी कहा कि बहुत ज़्यादा भयानक चेंज करने की जरूरत है। हमारी गैस कटौती जो होती है उसमें क्रमिक नहीं, तीव्र गति से या गहरी कटौती करने की जरूरत है, तभी हम अपने जो हमारा देश है, हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण है, उसको हम बचा सकते हैं। अदरवाइज हम बचा नहीं सकते, बहुत भारी तबाही होने वाली है। तो पहला गलत हो गया है, सीमित नहीं बहुत भारी कटौती करनी है। दूसरा कथन सत्य, इसलिए डी आंसर सही है इसका। ठीक है, 48 नंबर का है कि अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जो सीरियल इल्ड होती है, इसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो पूछ रहा है काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा, तो पहला सही है इसका। दूसरा, किसी भी देश में अनाज, ये गलत है, कुल उत्पादन नहीं होता है, ये उस एरिया जितना बोया गया है उसमें कितना उत्पादन हुआ है उसका यील्ड कहलाती है। ठीक है, तो एक तरह की प्रोडक्टिविटी की माप ही होती है यील्ड मापना। ठीक है, तो केवल एक ही इसका आंसर सही है। अगला है कि जुलाई सितंबर 2019 से 2022 के बीच में भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सरकारी जब संस्था निकालती है तो सरकार हमेशा बोलती रही कि हमने बेरोजगारी कम की है, ये हमने बेरोजगारी कम किया है, देखिए बेरोजगारी दर आंकड़ा उठा के देखिए कितना कम हो गया है। तो आंकड़ा के हिसाब से सरकार की तो घट रही है। तो अगर वो भी आप कहीं ना कहीं किसी नेता का भाषण सुने होते तभी आप क्वेश्चन सही कर थे कि पहला सही है दूसरा गलत है। स्थिर नहीं रही है, न बढ़ी है, वो घटी है नेताओं के हिसाब से, और कागज कापी जो उनका जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से घटी है भाई। वो कहाँ दिख रही है अब आप समझिए उसको। ठीक है, तो बी वाला आंसर सही है इसका। डी पहला सही है, दो सही है, बाकी गलत है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बताना कि रिपोर्ट कौन तैयार करता है, इसकी प्रकाशित कौन करता है? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो नहीं करते, पहला गलत हो गया। ऑक्सफोर्ड गरीबी और WHO तो इसमें नहीं शामिल है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल तीसरा ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये भी ठीक है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जैसे डी आंसर सही है, 3 और 4 सत्य हैं, बाकी गलत है। अगला है सतत विकास की धारणा जो है ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय होती है, बात ठीक है। दूसरा है ब्रंटलैंड रिपोर्ट की विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, तो नहीं, ये गलत है दूसरा, क्योंकि ब्रंटलैंड रिपोर्ट के हिसाब से बस हम ये ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा आई थी, उसमें से सतत विकास की धारणा आई थी। लिमिट टू ग्रोथ जो है ये क्लब ऑफ रोम की क्लब ऑफ रोम एक संस्था है, उसकी उपज है ये लिमिट ऑफ ग्रोथ, विकास की सीमा। ठीक है, तो उन्होंने अपना लिमिट ऑफ ग्रोथ नाम से एक पब्लिकेशन ही किया था। उन्होंने बताया था कि ग्रोथ की क्या क्या, विकास की क्या सीमा होना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण जो है संतुलित बना रहे। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में नहीं था, वो लिमिट ऑफ ग्रोथ था, क्लब ऑफ रोम का वो है, ये रिपोर्ट है। तो इसलिए दूसरा वाला गलत हो गया, तो एक सही है और आर गलत है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। अगला दे दिया है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, तो पूछ रहा है विश्व विरासत दिवस, विश्व थायराइड दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस।
तो ये फैक्चुअल आपको याद है तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं सकते इसको। तो हर करंट अफेयर्स में ये दिया रहता है, कोई भी करंट स्लिप ही खरीद लीजिए या आप घटना चक्र खरीदिए, हर सब में दिया हुआ है, मगर इतना डिटेल में कोई याद नहीं कर पाता, सब लोग थीम याद करके जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद रहता है, अब विश्व प्रकाश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस में कोई नहीं पढ़ता, वो दूर से निकल जाते हैं जनता यहाँ से। विश्व विरासत दिवस से भी जनता तुरंत निकल जाती है, विश्व विरासत दिवस एक बार कोई देख सकता है मगर इसको डिटेल में कोई नहीं पढ़ता। तो इसका आंसर 1432 है, इसको मिला लीजिएगा, बी आंसर इसका सत्य है, हर बुक में दिया हुआ है करंट अफेयर्स की, ठीक है। और ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। व्यक्ति और किस कारण से चर्चा में थे, न्यूज में थे, ये करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स हमने भी कराया था इसको, तो ये बहुत बाई की बात नहीं कि हमने करा दिया था इसलिए फंस गया है। वो हर चीज़, हर पुस्तक में जो भी करंट अफेयर्स थी सब में ये दिया हुआ था। जो गोपी थोटाकुरा है वो क्या है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है, ठीक है। तो एक का तीसरा हो गया, एक का तीसरा 2 में है, अभी मामला सेट नहीं हुआ। तो और जब पढ़ेंगे एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट, तो आप नहीं पता है इसमें, तो देव पटेल तो नहीं है, देव पटेल की मूवी है, ये एक्टर हैं ये, भारत के मूल के हैं मगर ब्रिटेन में जाके बसे हैं इनके घर वाले पहले से, तो देव पटेल वहाँ के हैं। ये जय हो जो गाना आया था उसमें भी ये अभिनय किए थे, ये हॉलीवुड के हैं, ठीक है। तो डी वाला मामला इसका। तो देव पटेल जो है वो ब्रिटिश अभिनेता, तो 1 का 4 हो गया, डी का 4 हो गया, तो यह मामला हो गया आपका, ठीक है। मिल गया कि बी आंसर सही है। अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन करना तो दीपा कर्माकर को आप देखेंगे तो और कुछ आपको समझ नहीं आएगा, आप ऐसे ये आपको लगा कि जिम्नास्टी हैं, क्योंकि दीपा कर्माकर, दीपा नाम से बहुत लोग जो हैं ओलंपिक में पदक जीत के आ चुके हैं, तो दीपा कर्माकर जैसे देखेंगे आप समझ में एक है इसका, तो बी का पहला भी हो गया, तो आपको मतलब कि वेरीफाई भी हो गया कि नहीं नहीं सही है, तो बी आंसर इसका ठीक है, ठीक है। और वो जो बढ़ हैं वो नासा में इनको कुछ मिला है नेतृत्व करने के लिए, तो बी इसका आंसर सही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। 54 नंबर का कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। 2023-24 के दौरान सिंगापुर से भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों उभरा है, तो भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है, ठीक है। तो सबसे पहले मॉरिशस आता था, मॉरिशस से भारत का ही पैसा राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से भारत के लोग ही पहले डंप कंपनी मॉरिशस में बनाते थे और वहाँ पे टैक्सेशन समझौता था भारत का, तो वहाँ से लोग राउंड ट्रिपिंग करके, मतलब कि मान लीजिए देश भारत है, यहाँ मॉरिशस है, तो पैसा यहीं से इसमें निवेश नहीं करते, फिर यहाँ ले जाते थे, फिर यहाँ से एक लोकल मतलब कि एक कॉपी पे बुक पे कंपनी बनाते थे, डंप कंपनी जो कहते हैं, उसको बना के इस कंपनी के नाम से, यहाँ की सिंगापुर की कंपनी के नाम से, सॉरी मॉरिशस की कंपनी के नाम से भारत में निवेश करते थे। तो यहाँ से अपना पैसा भेजते थे टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे, फिर टैक्स हेवन देशों से फिर से निवेश कराते थे भारत में, एक कंपनी बना के, एक डब्बा कंपनी बना के, जिसका अस्तित्व ही नहीं होता इस देश में, उसको भारत में निवेश कराते थे और अपने ही कंपनी में निवेश कराते, कहीं भी बैंक में निवेश करवाते और वहाँ जो प्रॉफिट होता था तो फिर वहाँ से अपना काम करते थे, ठीक है, टैक्स से बच जाते थे वो लोग। तो ये राउंड ट्रिपिंग करते थे लोग। तो भारत ने क्या किया कि कुछ संशोधन किया मॉरिशस की कर संधि में, जिससे कि राउंड ट्रिपिंग वाली घटना ना हो पाए। तो इस वजह से जब ये संशोधन हो गया तो फिर यहाँ से एफडीआई आना बंद हो, कम हो गया मॉरिशस से, फिर सिंगापुर का जो एफडीआई था वो बढ़ गया। तो ठीक है, दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं, मगर क्या दोनों जो आर ए की व्याख्या भी करता है, तभी बढ़ गए थे जो इसका दिया हुआ है। इसी की वजह से जो है सिंगापुर बदल गया है, सिंगापुर में से ज़्यादा एफडीआई आने लगा है, पहले मॉरिशस से आता था, ठीक है। सी आंसर सही है। न्यूज में थी ये कि R21 मैट्रिक्स TM क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया का टीका है ये, ठीक है। ये आंसर सही है, अभी न्यूज में था तो आ गया था ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो इसको ढेर लोग नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़े, ढेर लोग क्या, हम खुद ही नहीं पढ़े, दूसरे के बारे में क्या बताएं। तो इस तरह का नहीं सब लोग पढ़ते हैं, मगर एक बार जो 2 बार 3 बार अब जैसे आप किसी को पढ़ाए होते हैं या आप बार बार वीडियो सुने होते हैं, तो एक बार आता है कि इसमें किसका नाम हमारे कानों में आया है। तो अनुसुईया सेन गुप्ता हो गया, कियारा आडवाणी हो गया, कियारा आडवाणी ने शादी कर लिया था, तो अभी वो बहुत ज़्यादा मूवी इस तरह का नहीं कि इनको अवार्ड मिल जाए, तो इसका तो काट सकते हैं वैसे भी आप। उर्वशी रौतेला सुंदरता की वजह से बस इधर तो घूमती रहती है, इसका कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं है और बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टर भी नहीं है, तो इसका कोई मामला नहीं बनता। अब शोभिता धूलिपाल और अनुसुईया सेन गुप्ता अगर आपने कभी भी सुना है तो आप भी इसका ऐसा लगा सकते हैं तुक्के पे, ठीक है, कि अनुसुईया सेन गुप्ता के बारे में हमने कहीं सुना था, कहीं पढ़ा था, वीडियो देख रहा था तो कहीं इसका नाम आया था, तो आप इसको लगा देंगे तो लगभग आपका 50% के आसपास आपका वो है, प्रोबेबिलिटी है कि ठीक हो जाए आपका। तो बी इसका आंसर सही है, अनुसुईया सेन गुप्ता को मिला था, ठीक है। और रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में बताना है कि ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो नहीं। इसका परीक्षण 2024 का राजस्थान में हुआ था, तो वहाँ भी नहीं हुआ था। तो सही उत्तर एक न तो 2, इसका बी आंसर सही है। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। अगला है
नवनिर्वाचित राज्य और उसके देश में जो प्रधानमंत्री हैं चाहे राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में बताना है कौन कहाँ का है। तो अगर ऐसा नाम ही है, ये दवाइयों से बेकार नाम है इनका, मगर फिर भी देखते हैं हम लोग। तो गीतानाथ नौसोदिया, तो इसको लगता है कि हिंदू है थोड़ा ये, या फिर भारत देश की है, हम लोग तरफ से नाम लग रहा है इसका, ठीक है। तो गीतानाथ से लग रहा है कि ठीक है हम लोग की तरफ का है। तो अब देखिए कि इन देशों में हम लोगों के जो मूल के लोग ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो आइसलैंड में नहीं निवास करते, वियतनाम में भी नहीं निवास करते, पनामा में नहीं, तो लिथुआनिया बनता है कि हाँ लिथुआनिया में हो सकते हैं। तो ए का अगर तुक्का मारना है इसमें, तो ए का तीसरा पे हम जा सकते हैं। तो ए का तीसरा जाएंगे, 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। अब लुआंग कुआंग, अब थोड़ा भी आपने चाइनीज और इन सब पूर्वी जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं उनके बारे में थोड़ा भी जानते होंगे। तो लुआंग कुआंग इस तरह का नाम जो वियतनाम में हो सकता है। तो बी का दूसरा आप देखेंगे जब, तो आपका मामला शुरू हो जाएगा कि इसका सी आंसर इसका है, ठीक है। या तो लुआंग कुआंग के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे आप कि वियतनाम के, तब भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इससे भी आप मार सकते हैं। तो अब है हल्ला हल्ला टॉम्स डॉटिर, तो सी का पहला है कि आइसलैंड के देश के बने हैं, नवनिर्वाचित हैं, ठीक है। और जोस राउल मूलिनो जो है पनामा के हैं, तो 4 सही होगा, सी आंसर सही है इसका। तो आप लुआंग कुआंग से मार सकते हैं कि वियतनाम के ही होंगे, या तो फिर कोई हिंदू या फिर अपने देश के जैसे नाम लगे किसी का, तो समझ लिया मॉरिशस में होगा, लिथुआनिया में हो सकता है, जावा में हो सकता है, सुमात्रा में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है, समझ रहे हैं। तो उत्तर का आप अंदाजे पे लगा सकते हैं, ठीक। अगला है निम्नलिखित कथनों में बताना है कि दक्कन ट्रैप विशेषता के संदर्भ में क्या सही नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं जानता क्या सही नहीं है, सच बता रहा हूँ, 100% लोग को नहीं पता क्या सही है। दक्कन ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर मध्य में, ये किसी को नहीं पता है। निम्नलिखित ट्रैप में 1500 मीटर, ये किसी को नहीं पता है। ऊपरी ट्रैप है 450, किसी को नहीं पता है। एक आध लोगों को पता होगा कि ऊपरी वाली इतना मोटा है, हो जाए, कोई मतलब नहीं। अगर आप थोड़ा जानते हो कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ है, तो आप मार सकते हैं इसको। दक्कन लिखा है, ट्रैपों के मध्य तल में, मध्यवर्ती तल में सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म हैं। तो थोड़ा भी जानते हो कि अगर ज्वालामुखी पर्वत से, जो ज्वालामुखी से इसका इस ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो आपको पता है कि ज्वालामुखी जब नीचे से आती है मैग्मा, तो उसमें कोई जीव जंतु का अवशेष नहीं होता उसमें, ठीक है। तो उस क्षेत्र बिहार पे इसको अब लगा सकते हैं कि बी आंसर सही है। थोड़ा सा आप दिमाग दौड़ाएंगे वैज्ञानिक वाला, तो अब सागरी पादपों और जंतुओं का अवशेष नहीं मिलेगा ट्रैपों में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो है सारी जो है मैग्मा से बनी हुई है। तो बी वाला इसका आंसर सही नहीं है। बाकी इसके बारे में नहीं पता है क्या है, कोई मतलब नहीं, बस आपको जो नहीं है वही पता होना चाहिए, ठीक है। अब याद कर लीजिए कितना है, क्योंकि पूछ देगा अगली बार। एक स्टेटमेंट देगा कि मध्य ट्रैप की मोटाई 1200 मीटर है, पश्चिमी घाट की पूर्व में, पश्चिम दक्षिण में ऊंचाई कम है, उत्तर में ज़्यादा है, इस तरह से करके घुमा देगा आपको। तो इसको याद रखिएगा कि मध्य ट्रैप की मोटाई जो है 1200 मीटर के आसपास है, निम्न जो ट्रैप की मोटाई है 150 मीटर है, और ऊपरी ट्रैप की मोटाई 450 मीटर है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी जेट प्रवाह हवाएं हैं। तो पहले के बारे में बता रहे हैं आपको। जेट धाराओं की प्रवाह अगर 300 से 500 किलोमीटर घंटा है, तो हो जा सकती है इतना भाई, बहुत स्पीड में चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंसे हैं लोग, वो पूर्वी जेट के बारे में फंसे हैं। तो 2 बातें हैं, ऊपरी में पूर्वी जेटें जो हैं ऐसे चलती हैं, सर्पिलाकार बन के चलती हैं, और वो पश्चिम से पूरब चलती हैं। तो जब जो जेट धाराएं पश्चिम से पूरब चलती हैं उसको पश्चिमी जेट कहते हैं, भले से पूर्वी दिशा में चलती हैं। मगर लोगों ने गलती यही की है यहाँ पे कि पूर्वी जेट समझ के कि पूर्व दिशा में चल रही, तो पूर्वी जेट ही है वो। तो आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया है लोगों का, कि वो लोग सोच रहे हैं कि पूर्वी जेट का मतलब है कि पूर्व दिशा में चलने वाली। पूरब से चलने वाली जिस दिशा से जो भी हवा चलती है, जिस दिशा से चलती है, उस दिशा का नाम उसको मिलता है। जैसे व्यापारिक पवन को हम पूर्वी पवन कहते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ चलती हैं। अब पश्चिम से चलती है, इसका मतलब ये पश्चिम पवन हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी तेज प्रवाह हवाएं नहीं हैं, ये पूरब की तरफ चलने वाली तेज हवाएं हैं, ठीक है। ये पश्चिमी सारी जेट धाराएं हैं, मैक्सिमम जेट धाराएं पश्चिमी जेट धाराएं होती हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली जेट धारा जो वही है, एक हमारा मानसून में बनती है, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी जेट धारा वही है जो वहाँ से उठती है। चीन का जो पठार है, तिब्बत का पठार, वहाँ से उठती हैं और हिंद महासागर में आके वो बैठती है, ठीक है। यही एक जेट है जो नॉर्थ ईस्ट जेट कहलाती है। बाकी सारी जेटें जितनी भी हैं सब पश्चिमी जेट हैं, याद रखिएगा, पूर्वी नहीं है, पूर्व दिशा में बहती हैं, पूर्वी तेज हवाएं नहीं हैं। तो ए वाला गलत हो गया, बी वाला सही हो गया, इसका आर सही है, ए गलत है, ठीक है। तो ये तो आपको याद होगा तभी लगा पाएंगे। तो आप एक ही चीज़ जानते होंगे इसमें कि स्विट्जरलैंड में जो है आल्प्स है, तो बी का पहला हो गया। तो बी का पहला 3 में दिया हुआ है, अभी दिमाग खुला नहीं होगा। बाल्कन के बारे में पढ़े होगे, बाल्कन क्षेत्र कौन सा आता है? तो बाल्कन क्षेत्र आप बुल्गारिया उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि बुल्गारिया बाल्कन क्षेत्र में आ सकता है। इटली में नहीं फंसिएगा, इटली तो मान लो काफ़ी अंदर है यूरोप में, मगर बाल्कन जो है ये
यूरोप और एशिया के आसपास का क्षेत्र है दोनों तरफ का, ठीक है। तो बाल्कन अगर सी का चौथा आप लगा दिए तो काम हो गया आपका कि बी आंसर सही है इसका, ठीक। अब इटली में अब पेरिनेज है कि एपिनेज है, यहाँ पे फंसान हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट आपको नहीं पता है तो आप यहीं पे फंस जाएंगे कि कौन किसका है, ठीक है। तो इटली में एपिनेज याद रखिएगा, और फ्रांस और स्पेन में जो है पेरिनेज है। तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगी जो लोगों को, इस कन्फ्यूज करने के लिए दिया भी हुआ है वो, ठीक। तो याद रखिएगा कि इटली में जो है एपेनेज है, एपेनाइन है, एपेनेज नहीं है, एपेनाइन है। और पेरिनीज जो है वो फ्रांस और स्पेन में, तो इसका बी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर को क्या कहते हैं? तो अजैविक कहते हैं, नहीं। जलीय निवासी नहीं कहते। स्थलीय निवासी कहते हैं, ये सही है। जैविक नहीं कहते, ठीक है। सी आंसर इसका सही है। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलता है तो उसको पिविटल जोड़ कहते हैं, ये फैक्चुअल है, ये इसका आंसर सही है। इनमें से रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं? तो बैक्टीरिया भी रोग पैदा करता है, प्रोटोजोआ रोग कर सकता है, और रोग करने वाले को रोगाणु कहते हैं, या इसको पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन मतलब होता है कि बाहरी कोई चीज़ जो है वो हमारे शरीर में आक्रमण करे तो पैथोजन हो जाते हैं वो। तो बी आंसर सही है। पैथोजन के बाद प्रोटोजोआ भी हैं और बैक्टीरिया भी हैं, याद रखिएगा इसको। तो इसको नहीं लगाना है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, ये रोगाणु लगाएंगे, ठीक है। दूध किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण है, डी आंसर सही है। बेकिंग सोडा का आप सूत्र जानते ही हैं कि NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। CPR में ढेर लोग गड़बड़ हो गए हैं इसमें। CPR सभी को CPR देना, मगर CPR के बारे में फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो उसमें कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन होता है, ये सी इसका आंसर सही है। अब इसमें ढेर लोग मार रहे हैं कि ये रेस्क्यू वाले में ढेर लोग फंस गए मैटर, ढेर लोग का रेस्क्यू वाला मैटर फंसा कि कार्डियो प्रोग्राम बचाओ, क्योंकि बचाते हैं लोग सीना दबा दबा के। CPR में क्या होता है कि जिसको हार्ट अटैक आ जाता है उसको लोग सीना दबा दबा के जो पल्मोनरी जो उसकी जो ग्रंथि होती है उसको लोग एक्टिवेट करते हैं कि फिर से धड़कन चलने लगे। तो सी एस इसका आंसर से ये याद रखिएगा। अगला है, वह एकमात्र सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, क्या कहलाती है? तो हम बताए थे आपको इसके बारे में, जो पल्मोनरी सिरा है अपवाद है ये, ठीक है। क्योंकि जो एक पल्मोनरी सिरा है और एक जो धमनी है, ये दो अपवाद, एक कोई धमनी है उसका नाम याद नहीं आ रहा है। पल्मोनरी सिरा और धमनी जो है इनके बारे में याद रखिए, क्योंकि ये लोग दो अपवाद हैं, वो दो अपवादों के बारे में ज़्यादा पूछता है। तो ए इसका आंसर है, पल्मोनरी सिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। तो सारी सिराएँ जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त सिरा ब्लड को फेफड़े तक या हृदय तक पहुँचाती हैं, याद रखिएगा इसका, ठीक है। ये आंसर सही है। अगला है मधुमेह, जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, वो अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय से ही हमारा इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन से संबंधित है। इंसुलिन जो शरीर के ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 महामारी में वैश्विक जो विराम आया था, किसके कारण आया था? SARS-CoV-2 के आया था, SARS-CoV-2 था, ठीक है। अगला है, ये फार्मूला पूछ लिया है, एवरेज गति का फार्मूला पूछ लिया इन्होंने कि एवरेज गति का फार्मूला क्या है? तो बी है 2v1 v2 अपन v1 + v2। इसको सभी लोग पढ़े हैं, 6 से ही पढ़ा जा रहा है, 7 से। बी आंसर सही है इसका। अगला है कि रामगंगा परियोजना के बारे में निम्न कथन में क्या सही नहीं है? तो इसको भी कोई नहीं जानता, ये सब छोड़ देते हैं लोग, ये तुक्का मार के सही करते हैं। सच में नहीं पता है किसी को, मैं लिख के देता हूँ, इसमें भी 100% ऐसे लोग हैं जो कि नहीं पता है। ये अंदाज से मार गया तो 6 लाख हेक्टेयर मार के इतना ज़मीन नहीं हो सकता, या ऊंचाई में मार सकते हैं वो। बाकी स्थिति ये गढ़वाल में सभी जानते हैं, ये याद भी लोग करते हैं। क्षमता भी एक बार याद कर लेंगे, ऊंचाई और लंबाई याद नहीं करते लोग। तो इसका लंबाई गड़बड़ है, 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 825 दिया हुआ है, तो यही गलत है। बाकी क्षमता उसकी 198 मेगावाट की है, और स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड में है, और सिंचित क्षेत्र यूपी में भी थोड़ा आता है इसका, 30 वजह से 6 लाख हेक्टेयर हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अगला 73 का कि विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि वैसे चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कि उष्ण मानसून जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत वर्ष भर में विविध फसलों उत्पादन होता है, तो विविध फसलों उत्पादन होता है, ये बात भी ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं इसके। ढेर लोग पहले वाले में गलत मार देंगे कि चीन का ज़्यादा है, चीन का ज़्यादा नहीं है, भारत का ज़्यादा है, याद रखिएगा। भारत का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है, बाकी लैंड ज़्यादा है बहुत। बाकी इन सब में जो है USA में, चीन में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर 1 बीघे में भारत में 10 कुंटल गेहूँ होता है, तो ये चीन में जो होगा ये कम से कम 15 से लेकर 20 कुंटल के बीच होगा, USA में 20 के आसपास होगा। समझ लीजिए, इस तरह की उत्पादकता उनकी है। हमारे तो बस यूरिया छिड़ के बर्बाद कर दिए हैं सब, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो ये तो सभी लोग जो पढ़ते हैं याद करते हैं भूलते हैं, याद करते हैं भूलते हैं, जो लास्ट में रिवीजन करके नहीं गया होगा वो भूल गया होगा इसको। तो बहुत लोग इसको लिख लिख कर नोट्स बनाए होंगे, कई बार पढ़े होंगे, फिर भी इसको नहीं कर पाए होंगे। अगर
एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले रिवीजन नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और भागीरथी को मिलाता है। ठीक है, तो एक का दूसरा हो गया, तो एक दूसरा 2 में है। रुद्रप्रयाग क्या करता है, अलकनंदा और मंदाकिनी को मिलाता है। तो इसका डी आंसर सही, याद रखिएगा, डी आंसर सही है इसका। इसको याद कर लीजिए, तीसरी चौथी बार पूछा है। अगला है पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। तो ठीक है, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि जो पछुआ पवन है वो जो क्या करती है कि पानी जो समुद्र से उठाती है, उत्तरी चैनल से उठाती है, बाकी उत्तरी अटलांटिक से उठाती है, और हर महीने में हल्का फुल्का बारिश करवा देती है। यूरोप वाले किसी न किसी देश में बरसाती है, हर देश में नहीं होता, किसी न किसी देश में होता है। इस वजह से बोला है कि सभी महीनों में होती है। ठीक है, पश्चिमी यूरोप पश्चिमी पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। दोनों कथन सत्य हैं। बताएं पश्चिमी पवन बारिश करवाती हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, ए आंसर सही है। अगला निम्नलिखित पर्वतों में से विचार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि पॉन्टिक है, फिर जाग्रोस है, फिर हिंदू कोश है, फिर काराकोरम है। ठीक है, तो ए आंसर याद होना चाहिए ये, और कोई ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दिशा है नदी का प्रवाह है उसकी दिशा है सुमेलित नहीं है। तो आमूर नदी के बारे में आपको नहीं पता, सिर दरिया के बारे में भी नहीं पता, अंगारा के बारे में नहीं पता, मगर कम से कम मेकांग तो पढ़ेंगे, मेकांग गंगा कोऑपरेशन के बारे में पढ़े होंगे। आपको पता होगा चीन के ऊपर से आती है, ऐसे निकलते हुए ये जाके नीचे मिल जाती है, तो इस तरह से बहती है ये। थोड़ा भी मोटा मोटी आइडिया होगा, यूपीएससी के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे, कहीं भी थोड़ा पढ़े होंगे इस तरीके से। तो यूपीएससी में तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है इसको, मगर और में पढ़ा था थोड़ा भी पता होगा तो आपको पता होगा कि नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है। ठीक, किधर जा रही है, तो ये जा रही है साउथ ईस्ट में जा रही है। ठीक है, इसकी दिशा जो है इस तरह से। तो आप पहले ही मान लें यही से दक्षिण पश्चिम दिया, वैसा ही नहीं है, ये गलत है। तो डी आंसर इससे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से देश और तेल क्षेत्र को मिलान करना है। तो ये दी रहता है, जीके वाले बुकों में दिया रहता है कौन सा मुख्य इंपॉर्टेंट तेल क्षेत्र विश्व के कौन कौन थे। तो कुवैत में कासगन नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका बी आंसर से कुवैत में नहीं है। बाकी ईरान में हफ्तकेल है, सऊदी अरब में धारण है, और इराक में जुबैर है। ठीक है, अगला है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो बात ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है कि जैसे ये है, तो सन हमारा जो होता है वो चला आता है साउथ में, तो जो हवाएं हैं जो पछुआ पवन की पेटी है वो नीचे शिफ्ट हो जाती है ऊपर से। ठीक है, यूरोप के निचले क्षेत्र में चली जाती है, भूमध्य सागरीय एरिया में। भूमध्य सागर से पानी इकट्ठा करके आसपास के क्षेत्रों में बारिश करती है, तो इस वजह से यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक है, शीतकालीन क्या लिखा है, शीतकालीन अनितांत के कारण वायुपेटियाँ दक्षिण की ओर से सकती हैं। तो बता ही रहे हैं कि दक्षिण सन जो नीचे आ जाता है दक्षिण में, तो जो हवाएं हैं ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जाती हैं वो भी, तो इस एरिया में पहुंच जाती हैं भूमध्य सागर के क्षेत्र में, तो वो पश्चिम पवन है तो बारिश कराती हैं। ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं इसके, 1 और 2, डी आंसर सही है। अगला करंट अफेयर्स आ गया, पूछ रहा है कि 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन में कौन सा कथन सही है। तो ये छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया था, छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, तो उसमें क्या हुआ है कि झारखंड वाला एरिया था, ये छत्तीसगढ़ था। तो उस एरिया में जब हम चुनाव हो रहा था, चुनाव कराने जब गए थे, तो कुछ क्षेत्रों में इन्होंने क्या हुआ था कि गोला बारूदी हो गई थी, ऑपरेशन हो गया था माओवादियों के विरुद्ध, क्योंकि वो चुनाव करने में रोक बाधा डाल रहे थे। तो बीएसएफ जवानों और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्डों ने वहाँ पे उनसे मुठभेड़ हुई थी, काफ़ी गोली चली थी उसमें। तो इसका वही पूछ दिया क्वेश्चन में, तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। अगला है कि इसरो द्वारा विकसित प्रवाह जो है सॉफ्टवेयर के संदर्भ में बताना है क्या सही है। तो इसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, तो ये बात सही है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइनों के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, इसी क्रम में इसको निकाला गया था कि इसको जरूरत पड़े तो इसका यूज हो सके। तो डी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं इसके। अगला है कथन और कारण है, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तो अप्रैल 2024 में भारत ने जो फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दी है उसका पूछा है कि प्रदान की है, तो हाँ प्रदान की, ये बात सही है। दूसरा है मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, तो 490 230 के आसपास है, 230 या 290 के आसपास है। तो 490 गलत है, 290 के आसपास है, तो इसका आर गलत है, जिसका डी आंसर सही है, आर गलत है, ए सही है। ठीक है, अगला है कोहिमा शांति वार्ता के बारे में बताना है। कोहिमा शांति वार्ता नहीं, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सही है बताना है। तो इसका उद्घाटन 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था, ये बात सही है। इसका जो है इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बात गलत है। तो नागालैंड और जापान सरकार ने इसको बनवाया है, इसका बी वाला आंसर गलत है। सी इसका आंसर सही है, केवल एक सही है, जापान और
जापान द्वारा और नागालैंड की सरकार द्वारा बनाया गया है इसको, ठीक है। प्रतिभाशाली, अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय ढांचा है, तो ये बात ठीक है। दूसरा, इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से जो 30 वर्ष की आयु वाले हैं को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों में क्या सही है बताना है। तो यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, तो ये गलत है ये। भारत ने हाल ही में, अप्रैल में शायद किया गया था इसको, भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रिमंडलीय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का गठन किया है। तो दूसरा कथन सत्य है इसका, ये सही है, ठीक है। तो 13 अप्रैल को हुआ था, याद रखिएगा। अब याद रखें, कोई फायदा भी नहीं है, कहीं पूछेगा भी नहीं, अब पुराना हो गया है। 13 अप्रैल को हुआ था। तो फरवरी या एग्जैक्ट पता नहीं है हमको, अंदाज से बता रहा हूँ, फरवरी अप्रैल में कभी हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना, ये काफ़ी बेहतरीन योजना है। उत्तराखंड सरकार ने इसको निकाला था। तो इसमें क्या था कि जो वन में जो पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, वनों में पत्तियाँ जो नीचे गिरी होती हैं, उनको जो इकट्ठा करके लाएगा, उनको जो तौल के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, उनको उत्तराखंड सरकार पैसा देगी। तो इससे कई चीज़ें फ़ायदा होगा। तो जंगल की आग कम होगा इसमें, जंगल में जो आग लगती है उसका जो फैलाव जो होगा वो कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी, और आजीविका के साधन बनेंगे वहाँ के लोगों के। तो कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाई गई थी। दूसरा, दोनों कदम सत्य हैं कि उत्तराखंड सरकार ने लाया है और इससे आजीविका के साधन बढ़ेंगे, ये बात भी ठीक है। अगला, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में इन कदम विचार करना है। तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, ये बात गलत है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। तो बी वाला इसका सही है, मतलब केवल 2 सही है, इसका ए वाला आंसर सही है। तो मार्च के आसपास काठमांडू में हुआ था, काठमांडू में, ठीक है, मार्च में शायद हुआ था काठमांडू में। अगला है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के बारे में बताना क्या सही है। तो भारत जापान के संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है। तो ये जो भविष्य में लॉन्च होगा, तो ये बात सही है। दूसरा, जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसरो जो है रोवर और लॉन्च वाहन के लिए संभाल रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि दोनों मिलकर सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कोई एक को इंडिविजुअली बांटा नहीं गया है कोई का। तो इसलिए केवल एक सही है इसमें, सी आंसर सही है, केवल एक सही है। अगला, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिए गए दिशा निर्देश CECP के संदर्भ में इनका विचार करना है। 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया, ये बात सही है। दूसरा, ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो दोनों कथन सत्य हैं, डी एस ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, FLY 91 के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइंस है, ठीक है, ये नई एयरलाइंस है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू किया गया। तो डी सर इसका आंसर सही है, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो बताना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, भारत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पूछ रहा कौन सा सही है। तो कुछ आपको पता नहीं है, बस एक पता होगा आपको कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई में गर्मी के समय में मोदी जी आए थे बलिया में, वहाँ से एक महिला को देख के किया था। तो अगर ये पता है आपको कि मई में 2016 में ही आए थे वो, तो आपको मामला हो गया कि डी इसका बी आंसर सही है, डी का पहला, ठीक है, ये बात सही है। मई 2016 में आए थे और यहाँ से किया था, बलिया से किया था, तो डी का पहला हो गया। स्वच्छ भारत मिशन का जो हुआ था वो अक्टूबर 14 में चालू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चालू हुआ था, ये बात सही है, तो ये हो गया। इस तरह से इसका बी आंसर सही है, ठीक है। अगला है, मानव विकास सूचकांक में कितने संकेत उपयोग होते हैं। तो पर्यावरण इसको काट दीजिए कि पर्यावरण की स्थिति नहीं आती, तो 3 काट दिए जहाँ है, ठीक है। बचा 1 और 4, 1 2 और 1 2 4 बना है। तो क्या है इसमें, तो और बाकी तीनों ही हैं, सी आंसर सही है इसका, और कुछ काट नहीं सकते, इस वजह से तीनों ही सही हैं। अगला है, ये कालानुक्रम में लगाना है इसको। 93 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन 2015, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। तो आपको पता होगा कि सबसे लास्ट में महिला शक्ति केंद्र की स्थापना हुई थी, तब भी आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहले चालू किए गए थे इन मिशनों में, तो ए हो गया इसका। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, सी आंसर सही है। तो ये 14 है, 15 नहीं है, गलती से हो गया, 14 है।
तो भारत सरकार में जब गठन हुआ था नई सरकार का, जब भाजपा सरकार आई थी तो सबसे पहले उसने सफाई पर बहुत ध्यान दिया था। तो 14 अक्टूबर को ही अपना शपथ ग्रहण करने के बाद 2-3 महीने बाद ही प्रधानमंत्री ने माइंड चेंजिंग या समाज चेंजिंग ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया, जिसका बहुत ही फायदा हुआ है। सी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला है माल्थर का जो सिद्धांत है, दो चीज़ों पे काम करता है। वो बताता है कि जो जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, और जो कृषि उत्पादन है, जो भी संसाधन है जिसको हम खा के जिंदा हैं, उसका जो उत्पादन होता है वो अंकगणितीय रूप से होता है, 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ता है। और जो जनसंख्या है 1, 2, 4, 16 इस तरह से बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 94 हो गया। 95 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला आंसर सही होगा, याद रखिएगा कि डी आंसर इसका सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते हुए वैश्विक आपूर्ति के व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार की राजकोषीय नीति की कौन सी क्रिया अपनाई? तो उसने बस ये अपनाया कि ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम कर दिया। कर कम करने से ये हुआ कि जो भारत में तेलों के दाम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं हुए और हमारे जो महंगाई मेंटेन रही। तो इसका ए आंसर ठीक है, केवल 3 किया उन्होंने। बाकी खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी लाने का काम नहीं किया। ईंधन और आयातित उत्पादों को कर में बढ़ाया होता तो और हमारे देश में महंगाई बढ़ जाती, त्राही त्राही मच जाता, ठीक है। अगला है, पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है और हितधारक लाभार्थियों को बताना है कि कितना प्रीमियम जमा करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी जो मानधन योजना है, तो इसमें देना पड़ता है 55 से 200 रुपये के आसपास आपको। तो पहले का जो हो गया 2 हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या होता है कि आपकी ज्योति बुझ गई या तो ख़त्म हो गया या मृत्यु हो गई आपको, तो आपके परिवार वालों को पैसा मिलता है इसमें। तो इसमें आपको 436 रुपये सालाना देना पड़ता है, एक बार में आपके अकाउंट से कट जाएगा 436 रुपये। तो 3 इसका आंसर सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या कहता है? तो इसमें सुरक्षा दी गई है आपको। आपका पैर कट गया, आपका नहीं मतलब किसी का पैर कट गया, किसी को चोट लग गई, अपाहिज हो गया, कुछ एक चीज़ों में कोई शरीर में कोई डिफेक्ट आ गया तो उसमें पैसा मिलता है आपको, ठीक है। तो उसमें कितना देना होता है आपको? तो 20 रुपये उसमें महीना कटता है, प्रति वर्ष 20 रुपये कटता है आपका, ठीक। इसका ए आंसर सही है। और अटल पेंशन योजना में बताया नहीं कि आप जितना मर्जी उतना दीजिए तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो हितधारक की लाभार्थी की इच्छा अनुसार आपको पैसा जमा करना है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। अगला है विकास को, इसमें भी कथन और विकारण दिया हुआ है। तो कह रहा है विकास को जीवन स्तर और कल्याण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है उसके जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ और उसका कल्याण कितना हुआ, उसका और ओवरऑल कितना विकास हुआ है उसके हर क्षेत्र में सब मेजर किया जाता है। विकास में इन सारी बातों का ध्यान दिया जाता है। मगर ग्रोथ में कोई किसी एक एरिया में किसी आदमी का विकास होता है, या तो लंबाई में विकास होगा, या तो मोटा होगा, या तो खूब पैसा कमाएगा मगर सामाजिक स्तर उसका बढ़ेगा नहीं। तो ग्रोथ में ये होता है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त पर्याय माप नहीं है। ये बात सही है कि अगर प्रति व्यक्ति आय अगर किसी भी देश की बढ़े, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सबका विकास हो रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, मगर और जो आर है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर ठीक है इसका। 98 सतत विकास लक्ष्य 2030 के 4 जो लक्ष्य 4 है प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक है। निःशुल्क जो शिक्षा है उसको अनिवार्य बनाना है, और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और डिजिटल परिवर्तन को लाना है, ठीक है। कृषि कार्यक्रम में विस्तार नहीं करना, प्रौद्योगिकी में निवेश नहीं करना है। ये पूछ रहा है कि आवश्यक वस्तुओं का के बारे में पूछ रहा है, नेसेसरी जो है, एसेंशियल है उनके बारे में। तो 1-2 इसका सही आंसर है, ए वाला आंसर ठीक है इसका। अगला है आर्टिकल 19 में क्या नहीं दिया हुआ है? तो आर्टिकल 19 सभी लोग जानते हैं कि इसमें संपत्ति रखने और खरीदने बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी हुई है, बाकी सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। आसान क्वेश्चन था। 6वां है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है ऐसा, संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया कि एक ही व्यक्ति जो है 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया इसका। जब पहला गलत हो गया दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन उस तरह सेट है कि अगर एक गलत है तो आर ऑटोमेटिक ही सही होगा। तो भारतीय संविधान के 153 में यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य के ये राज्यपाल होगा, तो ये बात ठीक है। तो बी आंसर सही है, एक गलत है दूसरा का सही है। अगला है, बताना है, मिलान करना है, क्या सुमेलित नहीं है। तो विधि के समक्ष समता जो है सभी को प्राप्त है, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। लोक सेवाओं में अवसर की समानता केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है, 15-16 में। किसी नए राज्य की स्थापना संसद ही कर सकती है। किसी राज्य का नाम बदलना तो संसद ही बदल सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं बदल सकती। तो इसका डी आंसर सही है, केवल संसद ही बदल सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। अगला है, बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो भारत संचित निधि 266 है, वित्त आयोग 280 है, वित्तीय अपराध 352 है,
सॉरी वित्तीय वर्ष 360 है, क्या है कि 148 है, तो इसको मिलान करेंगे जाए तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत क्या आता है, तो अस्पृश्यता 17 में आता है, शोषण में नहीं, स्वतंत्रता में आता है। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, समानता में आता है, पहला गलत हो गया, जहाँ जहाँ पहला आकार दीजिए। कारखाने और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं आता, चौथा गलत है। तो 1 2 से सही है, सी आंसर सही है इसका। ठीक है, चौथा जो अल्पसंख्यकों में आता है वो 28-29 में आता है। अगला है कि इनपुट क्या है कंप्यूटर में, इनपुट डिवाइस क्या क्या है, तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर से हम इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, अगला है कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति पूर्ति पे भी वही बना रहता है, तो रोम है वो। तो रीड ओनली मेमोरी जो है, सी आंसर सही है, रीड ओनली मेमोरी जो है यही ठीक ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस की डिग्री के बीच सही संबंध दर्शाता है, तो सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, सी इक्वल टू फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कौन सा नहीं याद है आपको, तो फॉर्मूला नहीं याद रहा, तो आप जानते हैं कि हमारे फ़ारेनहाइट में हमारा जो टेम्परेचर होता है, जैसे हम थर्मामीटर से नापते हैं, तो लगभग 97 दशमलव समथिंग आता है या 98 के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये फ़ारेनहाइट में है। तो तापमान हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं इसी फार्मूले में रख के, चारों फार्मूले में रख के देखेंगे, जिससे दोनों बराबर आएंगे। 98 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, इधर 37 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। अगर इसमें रखते हैं तो अगर दोनों बराबर आते हैं, इधर का एरिया इधर का एरिया बराबर हो जाता है, तो समझ लेंगे कि वही वाला जो ऑप्शन है ठीक होगा, तो सी ऑप्शन ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है हमको। तो कह रहा है क्रोमोजोम डीएनए तथा प्रोटीन से बना होता है, तो ये बात सही है। अगला ये सी वाला है, क्रोमोजोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित करता है, तो ये भी ठीक है। डीएनए की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, भी ठीक है। ये कह रहा है सी बी वाला, किसी कोशिका का केंद्रीय कोशिका के विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, जब हिस्सा नहीं लेता तो डीएनए जाएगा कहाँ से। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से तो बीमारी ज़्यादा आती है, अनुवांशिक तो आएगा थोड़ा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से, मगर मेन जो डीएनए होता है कि जो प्रजनन में कोशिका से ही जाता है, तो बी आंसर ठीक है इसका, यही गलत है। अगला है कि अभिकथन बताना, CO2 SO2 NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय जो है वर्षा उत्पन्न करती हैं। और दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होता है। तो देखिए इसमें CO2 जो दिया है, तो दोनों ही सही कर लिया है, ए इसका आंसर सही है। और CO2 वाला मामला अभी तक आपने कहीं पढ़ा होगा किसी बुक में, अब से भले से बदल जाए, मगर इससे पहले कहीं भी नहीं है, मगर इसको भी इसने सही मान लिया है, क्योंकि कार्बोनिक अम्ल जो होता है समुद्र में बनता है, कार्बोनिक अम्ल जो होता है समुद्र में बनता है CO2 के कारण, तो उसी को भी इसने काउंट कर लिया है। मगर ओरिजिनल में जो होता है SO2 और NO2 से ही बनता है, मगर इसने दोनों, एक पहला भी कथन सही माना, दूसरा भी सही माना, एक कार्बोनिक अम्ल को लेकर मान लिया है, ये समुद्र में जो बन जाता है, तो इसका ए आंसर सही है। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं और ये आर की व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। अगला है 7वीं भारत इंडोनेशिया सुरक्षा रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो पहला सही है इसका कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देने की सहमति जताई, तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है इसका। 5 मई 2024 को इसकी बैठक नहीं हुई थी, तो केवल 2 इसका सही है, केवल एक आंसर सही है, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला है FWD 2024 बी के संदर्भ में कथन विचार करना है। तो कह रहा है यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षण UAV है। ठीक है, विमान है, तो ठीक है, ये सही है पहला। दूसरा सही है कि 100 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है, तो इसका डी आंसर, दोनों कथन सत्य हैं। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTU के संदर्भ में विचार करना है। तो पहला यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। दूसरा है कि बैठक में भारत के वाणिज्यिक सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया, तो दोनों ही कथन सत्य हैं, डी आंसर सही है इसका, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है कि अब ये तो कोई याद नहीं कर पाएगा, मगर ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए एग्जाम में, या तो कोई एक पकड़ना चाहिए जिसमें एक में पकड़ने से आपको काम हो जा रहा है, तो वही वाला पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास जो जस्ट लीक था, कब हुआ था, तो 15 से 28 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, एक का तीसरा हो गया। मिलान जो है तो फरवरी 19 से 27-24 को हुआ था, तो पहला डी का पहला हो गया, डी का पहला केवल एक ही में है, तो बी आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह से क्वेश्चन आप पूछा गया था, इससे तो कोई नहीं कर पाएगा। पूछता था कौन किसके बीच था, किस थल से है, कि जल से है, कि वायु सेना संबंधित है, मगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता था। तो बी आंसर इसका ठीक है, बी वाला। ठीक है, कि भारत और उज्बेकिस्तान का जो डस्ट विल है वो 15 से 28 अप्रैल को हुआ था। भारत फ्रांस का जो शक्ति है वो सैन्य अभ्यास जो हुआ था 13 से 26 मई को हुआ था।
और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के जो टाइगर ट्रायम्फ जो है इसका जो है हुआ था 18 से 25 को, मिलान का हुआ था पहला वाला, ठीक है। तो बी आंसर इसका ठीक है। सक्चम वैली के बारे में बताना है। तो पहला, यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके का हिस्सा है। तो ये बात गलत भी हो सकती है, मगर भारत के हिसाब से जो ये जो क्षेत्र है चाइना अधिकृत कश्मीर में आता है, जिसको रूस ने चाइना को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, उस वाले क्षेत्र में आता है। तो इस वजह से इसका मामला गलत भी हो सकता है, मगर भारत अभी पीओके उसको मानता है, तो इस वजह से ये वाला मामला ठीक है पहला वाला। दूसरा है, भारत ने इन घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध किया था। तो दोनों कथन सत्य हैं इसके आयोग के हिसाब से, ठीक है। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और बताना है कौन सा सही है। तो ये भी पूरा, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो सबसे आपको पता है कि जनधन योजना 2015 में शुरू की गई थी, और बाकी ये सब योजनाएं जो हैं ये पुरानी योजनाएं, समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 के आसपास शुरू हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगर इसे पुराना ही है तो बस आपको ये पता है 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना हुई, तो आपको लगा लेंगे, क्योंकि चौथा से लास्ट में होगा, ये केवल एक में ही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला है, इसको जो इकोनॉमिक्स का अभी एक पूरा वीडियो ही बनाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल में हम इसको बता देंगे सारा चीज़ को। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसे पढ़ाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो नहीं, गलत है ये, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ये सही है, ये आयोग ने सही मान लिया इसको, तो भाई पहला ठीक है इनके हिसाब से। दूसरा है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित तो है, ये तो बात सही थी कि मिश्रित है। जे.एन. किंग्स अर्थशास्त्र के जनक हैं, किंग्स नहीं है, ये गलत है। तीसरा वाला गलत है, एडम स्मिथ हैं, ये एडम स्मिथ यहाँ पर रहेंगे। तो 1 2 इसका सही आंसर है, ठीक है, ए वाला आंसर सही है। अल्प विकसित कैसे अर्थव्यवस्था होगी यही समझ में नहीं आया अभी। अच्छा, आर्थिक समृद्धि के रूप में पूछ रहा है कि आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में पूछ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में पूछा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछा, याद रखिएगा इसको। तो इसमें जो है अल्प विकसित है, ठीक है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भी ठीक है। ये एडम स्मिथ है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मगर एक अभी क्वेश्चन आएगा उसमें इनको ही सही माना है कि जो किन्स हैं वो अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है, तो पहला इसका सही है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय मुद्रा का, अगला अभी कथन वाला क्वेश्चन है 116 नंबर का, कि राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम कहते हैं, ये बात सही है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित होती है। तो पहले होती थी शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ था, बाद में इसको बाजार पे छोड़ दिया गया, तो दूसरा गलत हो गया। तो ये सही है, बाजार आधारित जो व्यवस्थाएं हैं वो नियंत्रित करती हैं इसको। अगला पूछ रहा है कि भारत में वित्तीय सम्मेलन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन कौन सी घटनाएं भारत में घटित हुई हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, बात ठीक है। क्षेत्रीय आरआरबी गठन 1975 में भी ठीक है। बैंकों को गोद लेना तो 1990 के आसपास से हुआ था। तो 1 2 3 तीनों ही सत्य हैं, इसका तो बी आंसर सही है, तीनों ही कदम उठाए गए थे। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है। तो उसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी को कवर करना, ये बात ठीक है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया गया, तो ये भी ठीक है। 5 जुलाई 2010 से लागू किया गया, ये गलत है, क्योंकि 2013 में लागू किया गया था इसको, इस अधिनियम बना था 2013 में, 13 में लागू हुआ था। तो इसका डी सही है, केवल 1 2 सही है, ठीक है। अगला है कि मानव, ये भी कथन और कारण और क्वेश्चन 119 नंबर का, कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्य की वरीयता में सकारात्मक संबंध, ये बात सही है। दूसरा, यह सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है। तो कारण जो इसका है ये भी सही है, और कारण जो है अभी कथन की व्याख्या कर रहे थे, इसका सी आंसर सही है, दोनों कथन सही है, और जो आर कारण है वो कथन एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रेमिटेंस के बारे में पूछ रहा है, जो किसी देश के जो लोग होते हैं विदेश में जाकर काम करते हैं, वहाँ से फंड अपने घर गाँव भेजते हैं, देश भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंस में भारत का स्थान सबसे नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा पे इस साल बदल गया, मैक्सिको हो गया, तीसरे पे चीन है, चौथे पे फिलीपींस है। 2 3 1 4 इसका आंसर है, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। अगला है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या मिलाना है कि राज्य हैं और 2019 से 13 के दौरान में आधारभूत जो संरचनाओं पे 5 साल में जो खर्चा हुआ है, आधारभूत संरचना डेवलप में जो खर्चा है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यूपी है इसमें, ठीक है, 2 सही, 2
ए का पहला हो जाएगा, बी का पहला है, ठीक है। और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है तो दूसरा हो गया इसका। तमिलनाडु जो है इसमें तीसरे स्थान पे है, कर्नाटक चौथे स्थान पे। तो 2, 1, 3, 4 इसका सही आंसर, बी आंसर सही है इसका, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे अधिक अवसंरचना 5 साल में उत्तर प्रदेश ने खर्चा किया है, उसके बाद महाराष्ट्र ने। अगला एक कथन और कारण बताना है। तो अभिकथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल स्थिति की घोषणा करता है, ठीक है। दूसरा है कि आपातकाल स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात पता नहीं कैसे सही कर दिया आयोग ने, किसी कभी 3 कंडीशन है इसका, कि बाह्य आक्रमण हो या अंदरूनी में जो सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब है, या आक्रमण, या तो युद्ध की स्थिति हो, युद्ध चल रहा हो। और इन्होंने इसको ही मान लिया है कि आपात की स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो सोचो किसी कभी भी भाई, ठीक है, आक्रमण हो सकता है, कभी भी सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, किसी देश के साथ लड़ाई हो सकती है। तो भाई संविधान में इसको लिखने की क्या जरूरत है कि बस 3 कंडीशन में ही आपात काल लागू होगा। क्यों लागू होगा भाई, तो पता नहीं कैसे सही कर दिया। और दोनों सत्यम और जो आ रहे हैं की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। अगला है, पूछ रहा है कि जो ई गवर्नेंस है वो निम्नलिखित में से क्या सही है, बताना है क्या क्या ई गवर्नेंस करता है। तो पारदर्शिता को कम करता है, ये गलत हो गया, तो जहाँ एक काट दीजिए। पारदर्शिता को कम नहीं करता है। ई गवर्नेंस सरकार की लागत कम करता है, ये बात सही है। ई गवर्नेंस सरकार में नागरिकों के योगदान को बढ़ा देता है, तो ये भी बात सही, बढ़ जाता है, ये भी बात सही है। ई गवर्नेंस जो नौकरशाही की लाल फीसदी को बढ़ाता नहीं, कम करता है, तो चौथा गलत हो गया। तो 4 जहाँ उसको काट दीजिए। तो उसका बी आंसर बचा है, 2 और 3 ठीक है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्ति प्रदान होती है। तो कार्य शक्ति संविधान से, संसदीय कानून से, कार्यकारी नियम से और परंपराओं सबसे प्राप्त होती है। डी आंसर सही है। अब पता नहीं कौन सी परंपरा है, उसके बारे में देखिए, ढूंढिए भैया कौन परंपरा है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ संविधान से प्राप्त होती है, मगर भाई इनको परंपराओं से भी प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं, संवैधानिक निकाय के बारे में है और अनुच्छेद कौन सही दिया हुआ बताना है। तो निर्वाचन आयोग पूछा, सही सुमेलित पूछा। तो निर्वाचन आयोग 165 में गलत है, 324 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो 148 में नहीं है, ये भी गलत है। वित्त आयोग 280 में, इसमें नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 340 में, ये बात ठीक है। यही सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है। शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती में बताना है सही कालानुक्रम में क्या है। शंकरी प्रसाद सबसे पहले आया था, फिर सज्जन सिंह आया था, फिर गोलकनाथ आया, फिर केशवानंद भारती 1973 में आया था, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है, 1, 2, 3, 4 इस सही क्रम में लगा भी हुआ है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम डालेंगे, पूरा जो भी मुख्य मुख्य जो संशोधन है उसके बारे में थोड़ा अंदर डिटेल भी बताएंगे। तो उस वीडियो को देखिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगला 127 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, इसमें डेट जो दिया हुआ है ना, जैसे जो सबसे कम है वो सबसे पहले हुआ होगा, जो सबसे ज़्यादा उसके बाद वाला जो है उसके बाद हुआ होगा। तो इस तरह से भी इसको लगा, अगर नहीं पता है आपको तो भी लगा सकते हैं। तो 42वां सबसे, देखिए 42वां जो है सबसे कम, इसमें सन कौन सा है। 42वां 1976 सबसे कम है, तो 42वां 1976 में। तो 1 का तीसरा लगा दीजिए। जब 1 का तीसरा लगा तो डी आंसर आप अचानक से मिल जाएगा आपको। अब 42 के बाद क्या आता है, 52 आता है। और 1976 के बाद क्या आता है, 1985 आता है। तो 52वां हो गया 1985, तो 1 हो गया ये, ठीक है। 86वां, तो 52 के बाद 86 आता है, तब 96 आता है। तो 86वां जो होगा, तो 1985 के बाद जो आएगा पहले वही होगा, तो 2002 होगा 86वां। तो ये हो गया 4। 96वां जो है, 96वां जो 2011 में कोऑपरेटिव था उसके बारे में 2 हो गया। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 डी वाला आंसर, ठीक है इसका, ठीक है। अगला है सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्ध संघवाद, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद। तो केसी वेयर, आइवर जेनिंग्स, मोरिस जोन्स और ग्रेनविल आस्किन। तो पूछ रहा है कौन सही है इसमें। तो कुछ नहीं, ग्रेनविल आस्किन के बारे में पता है कि अर्थ नहीं, केसी वेयर ने अर्ध संघवाद दिया था। अगर इतना भी आपको पता है अर्ध संघवाद के बारे में तो आपको काम हो जाएगा कि सी का पहला है, केवल सी में ही सही है इसका। तो याद रखिएगा, सहकारी संघवाद जो था वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने दिया था, ठीक है। सौदेबाजी संघवाद जो है वो मोरिस जोन्स ने दिया था। और अर्ध संघवाद जो है केसी वेयर ने दिया था। केंद्र की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है वो आइवर जोनिंगसन ने दिया था, ठीक है। तो इसका बी सी आंसर सही है इसका, ठीक। पूछ रहा है कि जो बलवंत राय मेहता समिति किसकी अनुशंसा नहीं की थी। तो उसने पंचायत समिति की स्थापना की थी मध्य स्तर पे। ग्राम पंचायत जो था सबसे लोअर स्तर पे, सबसे उच्च स्तर पे जिला पंचायत था। न्यायालय पंचायत, न्याय पंचायत नहीं था, इसका डी आंसर सही है, न्याय पंचायत नहीं है। पूछ रहा है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार पूछ रहा है कौन कौन जो था, जो एक अध्यक्ष, इनके चुनाव के लिए, इनके नाम के लिए एक कमेटी बनती है जो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन देती है कि नहीं आप इनको लोकपाल या लोकायुक्त बनाइए। तो उस कमेटी के में कौन कौन होता है। तो प्रधानमंत्री के अलावा क्या होता है। तो पहला होता है भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है, ठीक है।
राज्य का सभापति नहीं होता, ये काट दीजिए। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के विपक्ष नेता होता है, तो इसे डी आंसर सही है। ठीक है, आयोग ने 1, 3, 4 माना है। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या सही है इसमें बताना है। तो जनवरी 1934 में नहीं बनी थी, 1934 में बनी थी, मगर ये बाद में बनी थी। जनवरी नहीं, अक्टूबर में बनी थी, अक्टूबर या मार्च में बनी थी, जनवरी गलत है इसीलिए। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल हुए थे, तो ये बात भी गलत है, तो इसका डी बी आंसर सही है, कभी शामिल नहीं हुए थे। अगला है निम्न कथनों पर विचार करना है, कह रहा है कि अबू फजल की हत्या, शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, दानीवाल की मृत्यु। तो सबसे पहले जो हुआ था शेख मुबारक की मृत्यु हो गई थी, फिर जो हो गया था फैजी की मृत्यु हुई थी, फिर अबुल फजल की हत्या हो गई थी, फिर जाके शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी, नहीं सॉरी दानियाल की मृत्यु हुई थी। सबसे लास्ट में दानीवाल मरा था, दानियाल, तो सी आंसर से दानीवाल सबसे लास्ट में मरा था, और सबसे पहले जो था शेख मुबारक की मृत्यु हुई थी। अगला है लीलिथिगो प्रस्ताव 113 नंबर का, कि इसमें भी कालानुक्रम में बताना है। तो लीलिथिगो प्रस्ताव क्रिप्स मिशन रामगढ़ कांग्रेस और कांग्रेस मंत्रिमंडल समिति का त्याग पत्र कब दिया था। ठीक है, तो ये 1939 में दिया था, 1942 में आया था, 1940 में हुआ था, रामगढ़ ये सितंबर में हुआ था शायद, ये फरवरी मार्च में हुआ था, ये अगस्त में हुआ था, ये अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं इसको, लीलिथिगो प्रस्ताव को। तो इसका देख लीजिए मिलाने 4, 3, 2, 1 इसका 4, 3, 1, 2 इसका आंसर आता है, तो बी आंसर इसका सही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक है और बुक है, ये भी ढेर लोगों को नहीं पता है, मगर इतना पता होना चाहिए कि हिंदू पॉलिटी जो है वो के.पी. जायसवाल की है, तो आपका काम हो जाएगा। तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा 2 में है। ठीक है, ऑन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, वो विसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है, अगर पता है तब भी हो जाएगा, तो सी इसका आंसर सही हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो है द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक जो हैं वो एल बासम है। ठीक है, और जो सी का जो है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो डी कोसाम्बी ने लिखा है इसको, तो सी इसका आंसर सही है। अगला है नीचे दिया गया कथन है, कारण दिया हुआ है, पूछ रहा है। तो अभी कथन क्या है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अनुशंसा ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था। ठीक है, अधिकांश लोगों को जो है ब्रिटिश राज ईश्वरी देन लगता था, जिसका उद्देश्य था आधुनिकरण को लाना। कारण है कि उनकी शिकायतों केवल भारत के अन्य ब्रिटिश रूल के संबंध में रहती थी। तो दोनों कथन सत्य हैं, और ये आर की व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो सी आंसर सही है। अगला है कि विलियम एजे आर्कबोल्ट के स्नान निम्न कथन में क्या सही है, तो ये भी किसी को नहीं आता था, 100% किसी को नहीं आता, तुक्का मारे होंगे वही मार देंगे कि वे लाहौर कॉलेज के प्राचार्य थे, तो ये कभी नहीं बने थे। वो राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य रहे, वे MLO कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, और वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे। ठीक है, बी इसका आंसर सही है कि यही नहीं थे वो। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पे कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो बेल्लोर है, नाना फडणवीस है, बेलजली को वापस बुलाना है, नेपाल की एंग्लो नेपाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1906 के आसपास, 1806 के आसपास हुआ था। बेलजली को वापस बुलाया गया था 1805 में शायद बुलाया गया था इसको। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हो गई थी। अब बिल्लो विद्रोह जो था 1807 की 6000 1807 में शायद। तो सबसे पहले नाना फडणवीस से 2 आंसर सही है इसका, 2 में सबसे पहले 2 है, और सबसे लास्ट में कौन है, तो 1806 है एंग्लो नेपाल। ठीक है, ये 7 नहीं है, ये भी 6 है कि 3 है, कुछ ऐसे है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मगर ये सबसे कम वाले में नहीं है। तो बेल्लोर विद्रोह का एग्जैक्ट रुकी याद कर, तो 6 था, 10 जुलाई 1806 को हुआ था, 1806 को हुआ था, ये सितंबर में हुआ था 1806 में ही, तो इसका ए आंसर सही है। ठीक है, अगला है सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन किसका है। तो जगबंधु विद्याधर महापात्र के बारे में पता है कि ये पाइका विद्रोह के में थे, तो 1 चौथा हो गया, तो 1 चौथा बस एक ही में, तो ए आंसर सही होता है आपका। ठीक है, तो ए का पहला हो गया। जो बरेली विद्रोह था इसका मुफ्ती मोहम्मद एवेज थे। ठीक है, मालाबार विद्रोह जो हुआ था वो एडाचना कुंगन नेतृत्व करता था इसके। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही याद रखिएगा। अगला है, तो ये आयोग का आंसर किया भैया, कुछ अगर गड़बड़ होता तो आप उस पर जाके शिकायत कर सकते हैं, बाकी कुछ कर नहीं सकते आप। अगला है, इसको भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, विश्व एथलीट दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो ये लोग एकदम छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, आंख मूंद के छोड़ दीजिए इसको। इसका बी आंसर सही है।
अगला है सूची पुरस्कार है, उसको मिलना है। तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार जो था आलोक शुक्ला को मिला था बीपीएससी 2014 में, 2024 में पूछा था। तो डी का चौथा एक ही में 2 में है, ठीक है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो अमिताभ बच्चन को मिला था, सी का पहला हो गया, सी का पहला इसमें है। तो इस काम हो गया इसका, इसमें भी है, काम नहीं हुआ अभी। तो विश्व साहित्य पुरस्कार ममता जी सागर ने जीता है, तो इससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ए आंसर ठीक हो गया इसका, ठीक है। अगला है तो जो साइंस टेक्नोलॉजी वाला मैराथन था बीपीएससी वाला, उसमें ये बताया गया था और टेस्ट में भी बताया गया था। जो टेस्ट हमने पढ़ाया था यूपीपीसीएस वाला, उसमें भी था। ये हर जगह रहता है, कॉमन ही है। तो विटामिन ई से क्या होता है, अंधापन हो जाता है। विटामिन ए से अंधापन होता है, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। तो 3 हो गया, 2 1 5 4 3, बी आंसर इसका सही है। अगला है पूछ रहा भाषाई अल्पसंख्यक के बारे में विशेष अधिकारी संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो लिखा है संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु, तो प्रत्येक राज्य हेतु ही गलत है, प्रत्येक राज्य हेतु नहीं है। जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ पे बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद का प्रावधान करेगा राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे एक नया अनुच्छेद 350 जोड़ा गया। तो अनुच्छेद द्वारा 350 भी तो जोड़ा गया है, मगर 9वां नहीं, ये 7वां अधिवेशन है, 7वां संविधान संशोधन है। तो इसका बी आंसर सही होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही कथन गलत हैं, इसमें दोनों ही सही नहीं है। अगला है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल क्या क्या नहीं है। देखिए कन्फ्यूजिंग था काफ़ी है। तो व्यापार एवं वाणिज्य तो संघ में भी आता है, तो देखिए ये संघ में आता है, गलत हो गया। बाकी जो है समवर्ती सूची में समानों में मिलावट और उत्तराधिकार है, बी डी इसका आंसर सही हो गया। ये दोनों था बस। 140 की फातिमा बीवी जो पहली हमारी न्यायालय की महिला जज थी, उनका निधन हो गया, तो उनके बारे में क्या सही है। तो पहला है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये बात ठीक है। उन्होंने 1997 से लेकर 2001 तक केरल राज्य नहीं तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य की राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवाएं दी थी, ये गलत हो गया। तीसरा है वो उच्चतर न्यायालय तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी, तो पहली महिला मुस्लिम महिला दोनों में पहली ही थी वो। तो बी आंसर सही, 1 और 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जो अधिकार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये यूपीएससी से क्वेश्चन कॉपी कर लिया गया है, ठीक है, यूपीएससी वाले से कॉपी किया गया ये। तो यूपीएससी वाले में से इसमें कॉपी किया था, जब पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया। तो यही से ही पूछा था उसने भी कि यह दोहा विकास एजेंडा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, ये बात सही है। दूसरा है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के विनियमन के लिए केंद्र का अभिकरण है, तो ये भी कथन सत्य, दोनों ही कथन सत्य हैं, इसका डी आंसर सही है इसका, ठीक है। 146वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में अस्थायी शासन से संबंधित है। तो 73वां 74वां सभी जानते हैं, ये डी आंसर सही है इसका। अगला है कि लेखक है और पुस्तक है, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कौन सा किसका है। तो जो लल्लन जी गोपाल थे वो लिखे द इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ नॉर्थन इंडिया, तो एक और दूसरा है हबीब एवं निजामी जो लिखे थे वो अब कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, तो एक हो गया। KL लाल जो लिखे हैं तो वो हिस्ट्री ऑफ द खलजीज लिखे हैं, खिलजीज है इसका, तो खलजीज लिखा है, खिलजीज है, तो 4 हो गया सी का। डी का दयाल शर्मा ने अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा, दयाल शर्मा को याद रखिएगा, अर्ली चौहान डायनेस्टी लिखा है। तो 2 1 4 3 ए आंसर ठीक है इसका, ठीक है। 148वां क्वेश्चन है कि बिहार में जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, हाँ किया था इन्होंने। दूसरा लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता दी थी, तो ये गलत है, वहाँ पे उस समय डलहौजी ने दी नहीं थी, दी होता तो लड़ाई क्यों हुई होती, ठीक है। तो सी इसका आंसर सही है, पहला गलत है इसका, पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को विचार करना है और उनका बताना है कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को पता है कि ह्वेनसांग आया था, 4 इसमें सबसे पहले वही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ह्वेनसांग आया था, फिर से फाहियान सबसे पहले आया था, फाहियान सबसे पहले आया था, सॉरी, फिर उसके बाद में ह्वेनसांग आया था, फिर से इति सिंह आया था, फिर अलबरूनी जो आया था वो आया था उनके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ आया था, ये 1192 के आसपास ये आया था, 91-92 के आसपास, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। अगला है बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाना और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। 150वें का जो क्वेश्चन है इसको हमने PYQ में यूपीपीसीएस के PYQ में इसको कराया था हमने, तो PYQ क्वेश्चन एकदम तो यही वाला क्वेश्चन छाप दिया इसमें। तो बताया था आपको कि उसने जो
अपने हाथ में वो केंद्रित कर लिया था। अपने चालगानी जो थे, जो 40 बड़े बड़े लोगों का ग्रुप था, उसको इसने ख़त्म करके सत्ता को केंद्रीकृत कर लिया। तो वह उत्तर पश्चिम सीमाओं को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। हाँ, सुरक्षित करना चाहता था, इस वजह से इसने अपने संपूर्ण हाथों में केंद्रित नहीं किया था। ठीक है, ये कारण नहीं था केंद्रित करना। तो दोनों कथन सत्य है मगर व्याख्या नहीं करता, तो सी इसका आंसर सही है। ठीक है, सुदृढ़ बनाया था मगर मंगोलों के लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। वो ये चालगानियों को ख़त्म किया था और काफ़ी सुधार किया था इसने, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन है, ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से पूरा दिया हुआ है, ऑफिशियल आंसर की आई थी, तो उसी पे है। तो इस तरह से मिला लीजिए आपको कितना चाहिए, उसके बाद हिसाब से आप मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं सी सैट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।